पैसे कमाने के चक्कर में मैंने एक टॉप लेवल के केटीवी में वेटर का काम शुरू कर दिया। पर जब मैं बॉस झाओ को वाइन डाल रहा था तो अचानक मेरे दिमाग में उसकी आवाज गूंजने लगी। 30,000 की वाइन का टेस्ट थोड़ा फीका है। अच्छा हुआ मैंने उस पेट फ्यूनरल वाले प्रोजेक्ट में पैसा लगाया है। अगले महीने ही उसकी अनाउंसमेंट होने वाली है। शेयर की कीमत कम से कम 3 गुना तो बढ़ेगी ही। अभी तक किसी को इसके बारे में नहीं पता। सारा प्रॉफिट मैं अकेला खाऊंगा। अगली बार तो साला सीधे 3 लाख वाली बोतल खोलूंगा। मैंने झटके से ऊपर देखा और डर के मारे पूरे प्राइवेट रूम में नजर घुमाई। रूम में कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था। बॉस झाओ अपने बगल में बैठी एक खूबसूरत लड़की को बाहों में लिए मजे से मुस्कुरा रहा था और बाकी सब भी अपने अपने गेम में बिजी थे। क्या मैं ज्यादा थक गया हूं इसलिए मुझे कुछ गलत सुनाई दिया? मैंने एक गहरी सांस ली, खुद को शांत दिखाने का नाटक किया और वाइन डालता रगड़ी। पर तभी वो आवाज बॉस झाओ के पास से फिर से आई। इस खूबसूरत लड़की का फिगर क्या मस्त है। मेरा दिमाग सुन पड़ गया और मैं वहीं का वहीं जम गया क्योंकि बॉस झाओ के होठ तो बिल्कुल नहीं हिले थे। मैंने बिना कोई एक्सप्रेशन दिए चुपचाप वाइन की बोतल नीचे रखी और तौलिया लेने के बहाने पीछे मुड़ गया। मेरी धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि लगा अब सीना फाड़ कर बाहर आ जाएगी। ट्रेनिंग के टाइम पर ही पुराने वेटर्स ने मुझे बताया था कि बॉस झाओ यहाँ का रेगुलर कस्टमर है। वो पैसा पानी की तरह बहाता है और उसके हाथ में कम से कम 100 करोड़ का लिक्विड फंड कैश रहता है। अगर ये सच है तो उसके दिमाग की ये बातें 100% सच हो सकती हैं। मैंने अपने होठों को कसकर चबा लिया। मेरे बैंक अकाउंट में सिर्फ 8,300 रुपए बचे थे, जो मेरी कॉलेज की फीस और रूम का किराया था। अगर मैं ये गेम हार गया तो मुझे सड़क पर सोना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं जीत गया तो मेरी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। रात के 2 और टूटी हुई बॉडी को घसीटते हुए अपने किराए के कमरे पर पहुंचा। मैंने नहाने तक का टाइम वेस्ट नहीं किया। सीधा अपना फोन निकाला और स्टॉक मार्केट वाला ऐप खोलकर पेट फ्यूनरल सर्च किया। सामने एक छोटी सी खटारा कंपनी की डिटेल आ गई। उसकी टोटल वैल्यू 500 करोड़ से भी कम थी। शेयर का प्राइस सिर्फ 2.3 रुपए था और ट्रेडिंग वॉल्यूम तो इतना कम था कि देखकर तरस आ जाए। मैंने सिर्फ 3 सेकंड के लिए सोचा और अपने पूरे 8,300 रुपए उस शेयर में झोंक दिए। मैंने पूरे 3,600 शेयर खरीद लिए। खरीदने वाले बटन पर क्लिक करते ही मेरे हाथ ऐसे कांप रहे थे जैसे लकवा मार गया हो। मुंह हाथ धोकर मैं अपने उस खटारा से लकड़ी के बेड पर लेट गया जो मेरे हिलने पर भी आवाज कर रहा था। मैंने आंखें बंद की और मन ही मन पागलों की तरह दुआ मांगने लगा। भगवान के लिए बॉस झाओ, बस तू कोई हवाबाजी ना कर रहा हो। वो पूरा 1 महीना मेरे लिए किसी टॉर्चर से कम नहीं था। मैं रोज पागलों की तरह उस शेयर का ग्राफ घूरता रहता था। पहले दिन शेयर 2% गिर गया, दूसरे दिन कोई मूवमेंट नहीं हुई और तीसरे दिन वो फिर 5% गिर गया। मेरे 8,300 रुपए देखते ही देखते 7,900 रुपए रह गए, लेकिन मैंने अपने दांत पीस कर उसे होल्ड रखा, बेचा नहीं। आखिरकार 7वें दिन शेयर ने रफ्तार पकड़नी शुरू की। ट्रेडिंग वॉल्यूम अचानक से बहुत बड़ा हो गया और शेयर का प्राइस 2.1 से सीधा 2.3 रुपए पर पहुंच गया। 10वें दिन प्राइस 2.8 रुपए हुआ और 15वें दिन सीधा 3.6 रुपए। मेरे अकाउंट का बैलेंस अब 14,700 रुपए हो चुका था। मैं स्क्रीन को घूर रहा था, मेरी उंगलियां ठंडी पड़ चुकी थीं। पैसा लगभग डबल हो चुका था, लेकिन मैंने खुद को कंट्रोल किया और शेयर नहीं बेचे क्योंकि बॉस झाओ के मन की आवाज ने कहा था कि प्राइस 3 गुना होगा। अभी तो पिक्चर बाकी थी। 21वें दिन की रात मैं हमेशा की तरह रूम नंबर 8 में वाइन डाल रहा था। तभी अचानक मेरे दिमाग में बॉस चैन की आवाज गूंजी। वो पेट फ्यूनरल वाला शेयर आज रात ही अपनी अनाउंसमेंट करने वाला है। कल मार्केट खुलते ही उसका अपर सर्किट लगना तय है। साला, काश मैंने थोड़े और शेयर खरीद लिए होते। ये सुनते ही वाइन की बोतल पकड़े हुए मेरी उंगलियां अचानक से टाइट हो गईं। अनाउंसमेंट आज रात ही होने वाली है। मैं तुरंत वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर एक टॉयलेट केबिन में घुस गया। फोन निकालकर मार्केट बंद होने के बाद ही खबरें रिफ्रेश की और वहां वो खबर चमक रही थी। कंपनी को शहर के अंतिम संस्कार वाले प्रोजेक्ट का टेंडर मिल गया है और वो पेट फ्यूनरल के मार्केट में बड़े लेवल पर एंट्री ले रहे हैं। कमेंट सेक्शन में तो जैसे आग लग गई थी। सब लोग कल के अपर सर्किट और मौका चूक जाने का रोना रो रहे थे। ये कंपनी तो अब आसमान फाड़ कर उड़ेगी। मैंने अपना फोन कसकर पकड़ लिया। मेरी हथेलियों में ठंडा पसीना आ गया था, लेकिन मैंने कल का इंतजार नहीं किया। मैंने मार्केट बंद होने के बाद वाली ब्लॉक ट्रेडिंग में ही अपने शेयर बेचने का ऑर्डर लगा दिया। प्राइस रखा 4.6 रुपए, जो क्लोजिंग प्राइस से सिर्फ 1 पैसा कम था और इस तरह मेरे 8,300 रुपए का कैपिटल सीधा 22,600 रुपए में बदल गया। मैंने 14,300 रुपए का सॉलिड प्रॉफिट कमाया था, वो भी 173% के रिटर्न के साथ। मैं वॉशरूम के दरवाजे से टिक कर खड़ा हो गया, आंखें बंद की और अपने सीने से एक लंबी गहरी सांस बाहर छोड़ी। 1 हफ्ते बाद रूम नंबर 8 में मेरी मुलाकात फिर से बॉस झाओ से हुई। वो बड़े मजे से वाइन पी रहा था और मन ही मन सोच रहा था, इस पेट फ्यूनरल वाले शेयर को बस 2 महीने और होल्ड करता हूँ,
जब कोई बड़ी कंपनी इसे खरीदेगी तो इसके प्राइस फिर से दोगुना हो जाएंगे। ये सुनकर मेरे दिल को एक हल्का सा झटका लगा, लेकिन मुझे कोई पछतावा नहीं था। आखिर मैं कोई भगवान तो हूं नहीं जो मार्केट का सारा प्रॉफिट अकेला खा लूं। ये 22,000 रुपए मेरे ओरिजिनल पैसे का 3 गुना थे। इससे ना सिर्फ मेरी फीस और किराए की टेंशन खत्म हुई थी, बल्कि अब मेरे पास आगे के लिए एक अच्छा फंड भी आ गया था। मुझे बस एक सेफ और सिक्योर लाइफ चाहिए थी। इसके बाद मैंने अपना काम नॉर्मल तरीके से जारी रखा, लेकिन अब मैं जानबूझकर वाइन डालते वक्त या फोन पर बात करने वाले कस्टमर्स के करीब जाकर उनकी बातें सुनने की कोशिश करने लगा था। धीरे धीरे मुझे एक पैटर्न समझ आ गया। जब भी किसी इंसान के अंदर बहुत ज्यादा इमोशंस होते थे, जैसे वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो या फिर डरा हुआ हो, तभी मुझे उनके मन की आवाज सुनाई देती थी। खासकर जब वो अपने दिमाग में किसी चीज की प्लानिंग कर रहे होते थे, तो वो आवाज सीधा मेरे दिमाग में घुस जाती थी और मैं उनके जितने करीब होता वो आवाज उतनी ही क्लियर आती। बस फिर क्या था, मैंने जानबूझकर उन कस्टमर्स के करीब जाना शुरू कर दिया जो देखने में बहुत अमीर लगते थे। मेरा काम भी अब पहले से कई गुना ज्यादा शानदार हो गया था। आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाई और मैनेजर ने मुझे सेलेक्ट कर लिया। आज रात मुझे उस लेजेंडरी एम्परर प्राइवेट रूम में जाने का मौका मिलने वाला था। रात के 8 बजे क्रिस्टल वाले झूमर की रोशनी से वो रूम ऐसे चमक रहा था जैसे दिन हो गया हो। प्रीमियम लेदर वाले सोफों पर धूल का एक कण भी नहीं था। फ्रूट प्लेट में सीधे फ्लाइट से आए हुए मुसांग किंग डूरियन और चिली के चेरी रखे थे, और तो और 50 साल पुरानी शैंपेन की सीधे 3 पेटियां खोल दी गई थीं। मेरी ड्यूटी मेन सीट के बिल्कुल पास लगाई गई थी। इसका मतलब था कि आज रात मुझे शहर के सबसे बड़े और पावरफुल लोगों को वाइन सर्व करनी थी। सबसे पहले जो इंसान अंदर आया वो करीब 50 साल का था। उसके बाल सफेद हो चुके थे, लेकिन उसकी एनर्जी किसी जवान लड़के से कम नहीं थी। उसने जो डार्क ब्लू कलर की जैकेट पहन रखी थी वो देखने में नॉर्मल थी, लेकिन उसके कट्स और फिटिंग चिल्ला चिल्ला कर बता रहे थे कि वो किसी महंगे टेलर से सिलवाई गई है। मेरे हेड वेटर ने चुपके से मेरे कान में फुसफुसाया, ये बॉस झो हैं, एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म के फाउंडिंग पार्टनर। अपना मुंह बंद रखना और फालतू इधर उधर मत देखना। मैंने तुरंत सिर हिलाया और चुपचाप एक कोने में खड़ा हो गया। इसके बाद एक 40 साल की औरत अंदर आई। उसका मेकअप एकदम परफेक्ट था और उसकी पर्सनालिटी में एक अलग ही भौकाल था। उसके आते ही रूम में बैठे सब लोग सम्मान में खड़े हो गए। उसने बस हल्का सा सिर हिलाया और सीधा जाकर मेन सीट पर बैठ गई। हेड वेटर ने फिर से मेरे कान में कहा, ये बॉस फैंग है, एक पब्लिक फंड की जनरल मैनेजर। इनका फोटो तो बिजनेस मैगजीन के कवर पेज पर छपता है। मैंने ये नाम भी अपने दिमाग में सेव कर लिया। फिर तीसरा इंसान आया, फिर चौथा, लेकिन मेरी नजरें उस आखिरी इंसान पर जाकर टिक गईं जो अभी अभी अंदर आया था। उसकी उम्र करीब 37 से 38 साल रही होगी। उसने बिना फ्रेम वाले चश्मे पहन रखे थे और वो एकदम जेंटलमैन लग रहा था। पर जिस एटीट्यूड के साथ वो चल रहा था और जैसे बाकी लोग उसे देखकर सिर झुका रहे थे, उससे साफ पता चल रहा था कि इसका लेवल उन पहले वाले दोनों लोगों से बिल्कुल कम नहीं है। हेड वेटर ने धीमी आवाज में मुझे बताया, ये बॉस जियांग है, एक लिस्टेड कंपनी के मालिक। ये माइक्रोचिप के बिजनेस में है। ये सुनते ही मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। माइक्रोचिप, ये तो आज के टाइम का सबसे हॉट और ट्रेंडिंग सेक्टर है। कुछ पेग अंदर जाने के बाद रूम का माहौल एकदम गर्म हो गया। मैं वाइन की बोतल लिए सही मौके का इंतजार कर रहा था और जैसे ही मौका मिला मैं बॉस जियांग के करीब पहुंच गया। तभी मैंने सुना वो अपने बगल वाले इंसान से कह रहे थे, हमारा वो माइक्रोचिप वाला प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया है, अगले महीने हम इसे ऑफिशियली अनाउंस कर देंगे। ये सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए। तभी बॉस जियांग के मन की असली आवाज मेरे दिमाग में किसी बम की तरह फटी। माइक्रोचिप का सक्सेस और मेरा घंटा, वो सारी टेस्टिंग रिपोर्ट फेक है, सब झूठ है। बस मार्केट में हवा बनाकर कुछ बड़ी फंडिंग उठानी है। वैसे भी इन रिटेल इन्वेस्टर्स को कौन सी टेक्नोलॉजी समझ आती है। जैसे ही शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा मैं अपने शेयर बेचकर निकल लूंगा। वाइन की बोतल पकड़े हुए मेरी उंगलियां झटके से टाइट हो गईं, लेकिन मैंने अपने चेहरे पर एक भी सीकन नहीं आने दी। चुपचाप वाइन डाली और वापस अपनी जगह पर जाकर खड़ा हो गया। ये साले बड़े बड़े लोग, इनके मुंह से निकला एक भी शब्द सच नहीं होता। इसके बाद मैं धीरे से बॉस फैंग के करीब खिसका। वो उस समय बॉस झो से एक नए एनर्जी प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रही थी। मुझे लगता है इस सेक्टर का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। 3rd क्वार्टर में इसके रिजल्ट्स हमारी उम्मीदों से कहीं ज्यादा अच्छे आएंगे। मैंने तुरंत अपने कान तेज कर लिए। अगले ही सेकंड बॉस फैंग के मन की आवाज गूंजी, ये साला बॉस झो एक नंबर का लोमड़ी है। मुंह से कह रहा है कि फ्यूचर ब्राइट है, लेकिन पक्का पीछे से अपने शेयर बेचकर भागने की तैयारी कर रहा होगा। मैं इसके बुने हुए जाल में बिल्कुल नहीं फंसने वाली। मैंने मन ही मन एक और बात नोट कर ली, न्यू एनर्जी वाले सेक्टर से तो साला दूर ही रहना है। तभी बॉस जो ने हंसते हुए अपना वाइन का गिलास उठाया, चलो चलो एक ड्रिंक और हो जाए। बॉस फैन, तुम्हारे उस फंड का साइज बहुत बड़ा हो गया है और तुमने पैसा भी कुछ ही कंपनियों में लगा रखा है। अगर 3rd क्वार्टर में न्यू एनर्जी मार्केट थोड़ा सा भी क्रैश हुआ ना, तो कम से कम 5% का नुकसान तो पक्का है।
मुझे तो पहले ही अपने शेयर बेचकर साइड हो जाना चाहिए। मैंने एक ठंडी सांस खींची। आज रात मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिल रही थी उससे मेरा दिमाग ब्लास्ट हो रहा था। ये सारे बड़े लोग एक दूसरे को धोखा देने में लगे थे, मुंह पर कुछ और, मन में कुछ और। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मुझे सिर्फ ये पता चल रहा था कि किस शेयर में पैसा नहीं लगाना है। कोई भी एक ऐसी खबर नहीं मिली जिससे मेरा पैसा बन सके। जब हाफ टाइम ब्रेक हुआ तो बॉस जियांग फोन पर बात करने के लिए कॉरिडोर में गए। उसी वक्त मैं भी खाली गिलासों की ट्रे लेकर बाहर निकल रहा था। जब मैं उनके पास से गुजरा तो मैंने उन्हें दबी हुई आवाज में कहते सुना, तुम कंफर्म हो ना कि रीस्ट्रक्चरिंग वाला प्लान ऊपर सबमिट हो गया है? मैं उनसे 1 मीटर से भी कम दूरी पर था और तभी उनकी असली आवाज मेरे दिमाग में किसी सायरन की तरह बजी। बैकडोर लिस्टिंग का काम लगभग पक्का हो गया है। जैसे ही इसकी अनाउंसमेंट होगी, शेयर का प्राइस कम से कम 2 गुना तो भागेगा ही। मुझे अपनी बीवी को बोलना पड़ेगा कि वो अभी सस्ते दाम पर ज्यादा से ज्यादा शेयर खरीद लें। ये सुनते ही मेरे दिल की धड़कनें ढोल की तरह बजने लगीं। बैकडोर लिस्टिंग, शेयर मार्केट में रातों रात अंधा पैसा छापने का ये सबसे तगड़ा मौका होता है। एक बार जब शेयर की ट्रेडिंग दोबारा शुरू होती है तो लगातार कई दिनों तक अपर सर्किट लगते हैं और पैसा 3 से 5 गुना तक बढ़ जाता है। मैं बिना कोई रिएक्शन दिए चुपचाप वापस रूम में आ गया और बॉस जियांग के आसपास ही मंडराने लगा। मैंने अपने कान एकदम अलर्ट कर लिए ताकि एक भी काम का शब्द मिस ना हो। तभी मुझे सुनाई दिया, अगले महीने के बीच में ट्रेडिंग सस्पेंड हो जाएगी। और फिर एक और लाइन गूंजी, हाँ, कंपनी से डील पक्की हो गई है। हम जिस शेल कंपनी का यूज कर रहे हैं उसका नाम है ST हुआचैंग। मैंने अपने दिमाग में ये नाम पत्थर की लकीर की तरह फिक्स कर लिया, ST हुआचैंग। उस रात शिफ्ट खत्म होते ही मैं पागलों की तरह भागता हुआ अपने रूम पर पहुंचा, कंप्यूटर खोला और तुरंत ST हुआचैंग सर्च किया। शेयर का प्राइस था 3.8 रुपए। कंपनी की टोटल वैल्यू 2000 करोड़ से भी कम थी। पिछले 2 साल से लगातार घाटे में चल रही थी और इसे डी लिस्ट, मार्केट से बाहर निकालने की वार्निंग भी मिल चुकी थी। आम पब्लिक तो इस शेयर को देखकर ही दूर भाग जाती थी और बड़ी कंपनियों ने इसमें एक भी रुपया नहीं लगा रखा था। लेकिन यही वो कचरा शेयर था जिसे बॉस जियांग की कंपनी टेक ओवर करने वाली थी। ये रातों रात एक भिखारी से राजा बनने वाला था। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन को 3-3 बार क्रॉस चेक किया। बॉस जियांग की मन की आवाज में कोई भी कंफ्यूजन नहीं था। वो 100% कॉन्फिडेंट थे। मैंने अपने दांत पीसे और एक बहुत बड़ा रिस्क लेने का फैसला किया। इस बार मैं सिर्फ अपने 22,600 रुपए ही नहीं लगाऊंगा, बल्कि मैं लिवरेज लेकर खेलूंगा। मुझे तुरंत एक ऐसी ऐप मिल गई जो 5 गुना तक मार्जिन दे रही थी, वो भी डेली के ब्याज पर। मैंने सीधा 2 लाख रुपए उधार ले लिए और अपने 22,600 मिलाकर मेरे पास टोटल 2,22,600 रुपए का फंड हो गया। मैंने ये पूरा का पूरा पैसा ST हुआचैंग में ठोक दिया। मेरी एवरेज बाइंग प्राइस थी 3.75 रुपए। बाय बटन दबाते वक्त मेरे हाथ बिल्कुल भी नहीं कांपे, एकदम पत्थर की तरह सेक थे, क्योंकि इस बार की इन्फॉर्मेशन पिछली बार से 1000 गुना ज्यादा सॉलिड थी। बैकडोर लिस्टिंग, ये तो शेयर मार्केट की इनसाइडर ट्रेडिंग का वो ब्रह्मास्त्र है जो कभी फेल नहीं हो सकता। इसमें कुछ भी गलत होने का चांस ही नहीं था। लेकिन हकीकत ने मेरे मुंह पर ऐसा जोरदार तमाचा मारा कि मेरे होश उड़ गए। अगले ही दिन ST हुआचैंग का शेयर 2% गिर गया। मैंने ज्यादा टेंशन नहीं ली। मैंने खुद को समझाया, इनसाइडर गेम है भाई, वो लोग पहले कमजोर लोगों को बाहर निकालने के लिए शेयर गिराते ही हैं, ये तो नॉर्मल बात है। तीसरे दिन वो साला 3% और गिर गया। मेरे माथे पर पसीना आ गया, लेकिन मैंने अपने हाथ पीछे बांध लिए और चुपचाप बैठा रहा। चौथे दिन तो जैसे बम ही फट गया। मार्केट में अचानक से एक बहुत बड़ी नेगेटिव खबर आ गई। किसी फाइनेंस वाले ने ST हुआचैंग के अकाउंट्स और उधार पर एक भयंकर आर्टिकल छाप दिया और उस दिन शेयर का प्राइस सीधा लोअर सर्किट पर जाकर लॉक हो गया। मैं स्क्रीन पर उस लाल रंग के -5% को घूर रहा था और मेरी हथेलियों से पसीना टपक रहा था। लेकिन मैं अभी भी खुद को दिलासा दे रहा था, नहीं, वो बैकडोर लिस्टिंग की खबर एकदम सच है। बॉस जियांग के मन की आवाज कभी झूठ नहीं बोल सकती। 5वें दिन शेयर का गिरना जारी रहा। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ST हुआचैंग का प्राइस 3.75 रुपए से गिरकर 3.2 रुपए पर आ गया। 14% से ज्यादा का सीधा नुकसान। मेरे वो 2,22,000 रुपए अब सिर्फ 1,90,000 बचे थे। मुझे लगभग 32,000 रुपए का सीधा घाटा हो रहा था। लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह थी कि जिस ऐप से मैंने उधार लिया था वहां से मुझे लगातार कॉल आने लगे। वो लोग मुझसे और पैसे जमा करने की डिमांड कर रहे थे। मिस्टर लिन, आपका अकाउंट डेंजर जोन में आ गया है। आपको कल दोपहर 3 बजे तक हर हाल में 30,000 रुपए का मार्जिन और जमा करना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम आपके सारे शेयर जबरदस्ती बेच देंगे। फोन करते ही मेरे दिमाग में जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया हो।
सब कुछ सुन्न हो गया। मैं साला 30,000 रुपये कहाँ से लाऊंगा? मेरे पास जो 73,000 रुपये थे वो सारे मैं पहले ही लगा चुका था। मेरे रूम का किराया बाकी था, क्रेडिट कार्ड का बिल 2,000 रुपये पेंडिंग था। मैंने अपना बैंक अकाउंट, फोन पे, गूगल पे सब कुछ खंगाल डाला, लेकिन कुल मिलाकर 4,000 रुपये भी नहीं निकले। उस रात मैं अपनी बची खुची हिम्मत जुटाकर काम पर गया, लेकिन वाइन डालते वक्त मेरे हाथ इस कदर कांप रहे थे कि मैं उन्हें रोक ही नहीं पा रहा था। हेड वेटर ने मुझे घूरते हुए कहा, क्या हुआ बे, नींद पूरी नहीं हुई क्या तेरी? मैंने अपने होठों को कसकर चबा लिया, लेकिन एक शब्द नहीं बोला। मैंने एक बार फिर बहुत बड़ा रिस्क लिया और जानबूझकर बॉस जियांग के पास गया। मैं पागलों की तरह उनके दिमाग से कोई अच्छी खबर सुनना चाहता था, जिससे मेरी फटी हुई जान में जान आए। लेकिन वो तो मजे से एक क्लब की लड़की को गले लगाए शराब पी रहे थे। उनका चेहरा खुशी से लाल हो रहा था। वो लड़की बड़े नखरे से कह रही थी, बॉस जियांग एक गिलास और पी लीजिए ना। बॉस जियांग जोर से हंसे। आज तो तुम्हारा भाई बहुत खुश है। मैंने तुरंत अपने कान तेज कर लिए और तभी बॉस जियांग के मन की आवाज मेरे दिमाग में किसी धमाके की तरह फटी। उस बैकडोर लिस्टिंग वाले काम में तो शेयर मार्केट वालों ने अडंगा डाल दिया है। कह रहे हैं कि डील के पैसों का कोई लफड़ा है। अब भगवान ही जाने कि ये अप्रूवल कब मिलेगा। अगर ये डील कैंसिल हो गई तो साला सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। कमीने, शुरुआत में जो करोड़ों रुपए की रिश्वत बांटी थी वो सब पानी में डूब जाएगी। ये सुनते ही मेरे शरीर का सारा खून ठंडा पड़ गया। मेरे हाथ में पकड़ी हुई वाइन की ट्रे इतनी जोर से कांपी कि गिलास आपस में टकराने लगे और जोर की आवाज हुई। बॉस जियांग ने मेरी तरफ एक खतरनाक लुक दिया और बोले, क्या बात है लड़के, तेरे हाथ इतने क्यों कांप रहे हैं? मैंने तुरंत अपना सिर नीचे किया और अपनी कांपती हुई आवाज को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की। सॉरी बॉस जियांग, मैं अभी आपके लिए दूसरा गिलास लेकर आता हूं। मैं वहां से अपनी जान बचाकर भागा और कॉरिडोर की दीवार से टिककर जोर जोर से सांसें लेने लगा। बॉस जियांग ने मुझे धोखा नहीं दिया था। उसे तो खुद यही लग रहा था कि डील पक्की हो गई है, लेकिन ये सारा खेल शेयर मार्केट के रूल्स और रेगुलेटर्स का था, जो अप्रूवल नहीं दे रहे थे। ये मेरी पावर की सबसे बड़ी लिमिट थी। मैं इंसानों के मन की आवाज सुन सकता था, लेकिन मैं किस्मत या सरकार के फैसले नहीं पढ़ सकता था। बॉस जियांग चाहे कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, वो गवर्नमेंट के रेगुलेटर्स को अपने इशारों पर नहीं नचा सकते थे। मैं भागकर स्टाफ रूम में गया और एक अंधेरे कोने में बैठकर अपना सिर घुटनों में छिपा लिया। मेरे अकाउंट में जो 2,73,000 रुपए थे, अब वो गिरकर सिर्फ 2,34,000 रुपए रह गए थे। अगर मैंने कल तक 30,000 रुपए का मार्जिन नहीं भरा तो वो उधार देने वाली ऐप मेरे सारे शेयर जबरदस्ती बेच देगी और मेरा अपना जो 73,000 का ओरिजिनल कैपिटल था वो हमेशा हमेशा के लिए राख हो जाएगा। टेंशन के मारे मैंने अपने होठ चबा चबा कर खून निकाल लिया था। तभी अचानक मेरे फोन की रिंगटोन बजी। मेरे दोस्त जियोंग चाओ का कॉल था। अरे लिन भाई, तूने उस दिन जो शेयर बताया था उसका क्या सीन है? कोई नई अपडेट है क्या? मैं सोच रहा हूँ उसमें थोड़ा और पैसा लगा दूं। पिछली बार जब मैंने मन की आवाज सुनकर पैसा कमाया था तो मेरे पास कैपिटल कम था, इसलिए मैंने जियोंग चाओ से कुछ पैसे उधार लिए थे और बदले में उसे भी उस शेयर का नाम बता दिया था। मैंने मुंह खोला, मेरे गले तक आ गया था कि भाई बहुत बड़ा घाटा हो गया है, लेकिन मैंने वो शब्द वापस निकल लिए। मैंने बहुत गोल मोल जवाब दिया, अभी कुछ नया टारगेट नहीं मिला है यार, मार्केट की हालत अभी ठीक नहीं लग रही, इसलिए मैं अभी सिर्फ वेट और वॉच कर रहा हूं। उसने कहा, चल ठीक है भाई, जब कोई सॉलिड न्यूज मिले तो मुझे जरूर बताना, अभी फोन रखता हूं। फोन कटने के बाद मैं उस अंधेरे कमरे में बहुत देर तक बुद्ध बनकर बैठा रेस्पेक्टा, और फिर मैंने अपने मन में एक फाइनल डिसीजन लिया। मैं सिर्फ 3 दिन और वेट करूंगा। अगर 3 दिन के अंदर एसटी हुआचांग का शेयर ऊपर नहीं गया तो मैं अपने सारे शेयर घाटे में बेच दूंगा और जो बचा है उसे लेकर निकल जाऊंगा। ये मेरा खुद को दिया हुआ आखिरी अल्टीमेटम था। अगले 3 दिन मेरी जिंदगी के सबसे भयानक और टॉर्चर वाले दिन थे। दिन के समय मैं अपने किराए के कमरे में बैठकर शेयर का चार्ट घूरता रहता था। एसटी हुआचांग का प्राइस 3.1 रुपए के आसपास रेंग रहा था। उसका ट्रेडिंग वॉल्यूम इतना गिर चुका था कि लगता था जैसे शेयर मर गया हो। वहां बैठा हर एक सेकंड मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी खौलते हुए तेल की कढ़ाई में पक रहा हूं, और रात को मुझे उसी के टीवी में जाकर काम करना पड़ता था। अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान चिपकाकर उन अमीर लोगों को वाइन पिलानी पड़ती थी। मैं वाइन डालने के बहाने फिर से बॉस जियोंग के पास गया, इस उम्मीद में कि शायद कोई अच्छी खबर सुनने को मिल जाए, लेकिन उन दिनों उनका मूड बहुत खराब रहता था। वाइन पीते वक्त भी उनका ध्यान कहीं और ही होता था। उनके मन से टूटी फूटी आवाजें आ रही थीं। मार्केट रेगुलेटर्स साले 1 नंबर के कमीने हैं। अब कह रहे हैं कि और डॉक्यूमेंट जमा करो, अगर ये प्रोजेक्ट फेल हो गया ना तो शेयर सीधा 2 रुपए पर आ गिरेगा, और जिन शेयरों को गिरवी रखकर मैंने लोन उठाया है वो भी सारे लिक्विडेट हो जाएंगे। ये सब सुनकर मेरे अंदर बची खुची उम्मीद भी पूरी तरह से दम तोड़ चुकी थी। तीसरे दिन एसटी हुआचांग का शेयर 3.12 रुपए पर खुला।
पूरा दिन कोई खास मूवमेंट नहीं हुई और मार्केट बंद होते समय प्राइस 3.13 रुपए पर आकर रुक गया। पूरे दिन में शेयर सिर्फ 1 पैसा ऊपर गया था। मैं उस स्क्रीन को घूर रहा था और मेरी आंखें आंसुओं से लाल हो चुकी थीं। उसी दिन स्टाफ रूम में ब्रेक के टाइम मैंने अपनी ट्रेडिंग ऐप खोली। मैंने अपने आंसुओं को पीते हुए स्टॉप लॉस लगाने की तैयारी कर ली, लेकिन जैसे ही मैं बेचने का प्राइस टाइप करने वाला था, दरवाजे से किसी की तेज आवाज आई। ओए, कोई है क्या? रूम नंबर 8 में 2 बोतल रेड वाइन चाहिए, जल्दी लेकर आओ। ये मेरी कलीग जियो मे की आवाज थी। मैंने हाँ में जवाब दिया और फोन की स्क्रीन बंद करने ही वाला था, पर तभी मेरी नजर गलती से एसटी हुआचैंग के 1 मिनट वाले चार्ट पर पड़ गई। मार्केट बंद होने से ठीक 3 मिनट पहले 5 लाख शेयरों का एक बहुत बड़ा बाइंग ऑर्डर स्क्रीन पर फ्लैश हुआ। उस अकेले ऑर्डर ने सारे बेचने वालों के शेयरों को एक झटके में साफ कर दिया और शेयर का प्राइस 3 रुपए 13 पैसे से किसी रॉकेट की तरह उड़कर सीधा 3 रुपए 25 पैसे पर पहुंच गया। मेरा दिमाग काम करना बंद कर गया। मैंने तुरंत ट्रेडिंग हिस्ट्री चेक की। सिर्फ वो एक ऑर्डर नहीं था, मार्केट बंद होने के आखिरी 10 मिनट के अंदर पूरे 20 लाख से ज्यादा शेयरों की जबरदस्त बाइंग हुई थी। इतनी भारी खरीदारी ने शेयर के प्राइस को जबरदस्ती लगभग 4% ऊपर खींच लिया था। इतना बड़ा पैसा कोई आम रिटेल इन्वेस्टर लगा ही नहीं सकता था। मेरी धड़कनें किसी बुलेट ट्रेन की तरह भागने लगीं। मेरी उंगलियां स्क्रीन पर पागलों की तरह कोई भी न्यूज ढूंढने लगीं, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर मैं स्टॉक मार्केट के फोरम और ग्रुप्स में घुसा और वहां 10 मिनट पहले डाली गई एक पोस्ट ने मेरी आंखें फाड़ दी। एसटी हुआचैंग ने मार्केट बंद होने के बाद एक अनाउंसमेंट की है। किसी बहुत बड़े एसेट रीस्ट्रक्चरिंग की वजह से कंपनी की ट्रेडिंग सस्पेंड की जा रही है। मैंने पागलों की तरह ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक किया और हाँ, एसटी हुआचैंग ने सच में एक नोटिस जारी किया था कि कंपनी एक बहुत बड़े मर्जर की तैयारी कर रही है, इसलिए कल से शेयर की ट्रेडिंग बंद रहेगी। मैंने गलत नहीं पढ़ा था, ट्रेडिंग सच में सस्पेंड हो गई थी। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि वो बैकडोर लिस्टिंग वाली डील पास हो गई है। भले ही स्टॉक एक्सचेंज वालों ने बहुत अटकाया, लेकिन फाइनली शुरुआती अप्रूवल मिल गया था। अब बस ऑडिट और पेपर वर्क बाकी था और उसके बाद जब भी ट्रेडिंग दोबारा शुरू होगी तो सिर्फ और सिर्फ अपर सर्किट लगेंगे। मैंने अपने फोन को इतनी जोर से पकड़ रखा था कि मेरी उंगलियां सफेद पड़ गई थीं। मैंने अपना लोन वाला अकाउंट चेक किया। मेरा अकाउंट जबरदस्ती बिकने की लाइन से सिर्फ एक सूद भर दूर था। अगर आज शेयर का प्राइस 1 पैसा भी और गिर जाता तो मेरा पूरा अकाउंट जीरो हो जाता। अगर आखिरी 1 मिनट में वो चमत्कार नहीं होता तो मैं मार्केट बंद होने से पहले ही अपने सारे शेयर घाटे में बेच चुका होता और इस जिंदगी बदल देने वाले मौके को हमेशा के लिए खो देता। मैंने अपना फोन नीचे रखा और दीवार के सहारे धीरे धीरे फिसल कर जमीन पर बैठ गया। मेरी आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। ये आंसू ना तो दुख के थे और ना ही डर के। ये उस इंसान के आंसू थे जो मौत के मुंह से जिंदा वापस लौट कर आया था। मैं अंदर से पूरी तरह खाली हो चुका था। 1 महीने बाद एसटी हुआचैंग की ट्रेडिंग दोबारा शुरू हुई और उसने लगातार 7 बार अपर सर्किट मारा। शेयर का प्राइस 3 रुपए 13 पैसे से उड़कर सीधा 6 रुपए 1 पैसे पर पहुंच गया। 5वें अपर सर्किट पर मैंने अपने सारे शेयर बेचना शुरू कर दिया था। मेरे 2,73,000 रुपए अब 5,90,000 रुपए बन चुके थे। उसमें से मार्जिन का लोन और ब्याज चुकाने के बाद मैंने 2,80,000 रुपए का सॉलिड नेट प्रॉफिट कमाया था। अपनी पुरानी सेविंग्स को मिलाकर मेरी टोटल नेटवर्थ जिंदगी में पहली बार 3 लाख के पार पहुंच चुकी थी। लेकिन मेरी ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई। उसी हफ्ते जब एसटी हुआचैंग की ट्रेडिंग दोबारा शुरू हुई थी, मुझे एक नई आवाज सुनाई दी। एक ऐसे इंसान के मन की आवाज जिस पर मैंने आज तक कभी ध्यान ही नहीं दिया था। एसटी हुआचैंग की ट्रेडिंग दोबारा शुरू होने वाले हफ्ते में मैं हर रात एकदम टाइम पर जियो क्लब पहुंच जाता था। मैं वहां पैसे कमाने के लिए नहीं जा रहा था। मेरे हाथ में जो 3 लाख का फंड था उसने मुझे गरीबी से बाहर निकाल दिया था। मुझे तो बस वेटर की इस पहचान की जरूरत थी। इस चमक धमक वाले इन्फॉर्मेशन के बाजार में मैं छुपकर वार करने वाला एक शिकारी बनने को तैयार था। इसके लिए मैंने अपनी शिकार करने की स्ट्रैटेजी बदल दी। पहले मैं खुद आगे बढ़कर मौके ढूंढता था। जहां भी हलचल होती मैं वहीं घुस जाता था। लेकिन अब मैंने छुपकर रहना सीख लिया था। मैं चुपचाप एक कोने में सिकुड़कर वाइन डालता, टेबल साफ करता और खुद को हवा की तरह गायब कर लेता। क्योंकि जब आप किसी को दिखाई नहीं देते तभी आप पकड़े नहीं जाते। भला कौन एक मामूली से वेटर पर शक करेगा कि वो छुपकर बातें सुन रहा है। उस रात शुक्रवार था और प्राइवेट रूम वाले एरिया में बहुत भीड़ और शोर शराबा था। रूम नंबर 808 में कुछ नए चेहरे आए थे। सुना था कि वो पैंगचेंग शहर के प्राइवेट इक्विटी वाले बड़े लोग थे जो सिर्फ टेक शेयर्स में गेम खेलते थे। हेड वेटर ने मुझे उसी रूम में हेल्प करने के लिए भेज दिया। मैंने गर्म चाय की ट्रे पकड़ी और दरवाजा धकेल कर अंदर चला गया। रूम के अंदर सिगरेट का धुआं भरा हुआ था। कुछ गेस्ट
चाय की टेबल के चारों तरफ बैठकर अपने फोन पर शेयर मार्केट का चार्ट घूर रहे थे। पीछे की तरफ बाल सेट किए हुए एक आदमी ने गुस्से से अपनी जांघ पर हाथ मारा। साला, इस सेमीकंडक्टर वाले ट्रेंड में मैंने सीधे 30% का प्रॉफिट मिस कर दिया। बगल वाले आदमी ने हंसते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा। अरे ओल्ड माँ, तू डरपोक है साले। ऐसी पोजीशन पर तो आंखें बंद करके अपना सारा पैसा लगा देना चाहिए। मैं झुककर उनके कप में चाय डालने लगा और साथ ही मैंने अपने कान एकदम तेज कर लिए। वेटर, जाकर 2 एस्ट्रे और ले आओ। ये आवाज एक कोने में बैठी करीब 27 से 28 साल की जवान लड़की की थी, जिसने काले रंग की सिल्क की शर्ट पहन रखी थी। मेरा हाथ अचानक से वहीं जम गया, इसलिए नहीं कि उसने क्या कहा था, बल्कि उस अनजान आवाज की वजह से। मैं दावे के साथ कह सकता था कि मैंने इस लड़की को जियो क्लब में पहले कभी नहीं देखा था। और उससे भी बड़ी बात, इस वेटर की नजरों में कुछ गड़बड़ है। ये हमारी बातें छुप कर सुन रहा है। चाय की केतली पकड़े हुए मेरे हाथ को एक तगड़ा झटका लगा। मैंने झटके से अपना सिर उठाया और मेरी नजरें सीधा उस जवान लड़की की नजरों से टकरा गईं। उसकी आंखें एकदम तेज और चमकदार थीं, जैसे वो मुझे स्कैन कर रही हों, या यूं कहूं कि वो मेरा टेस्ट ले रही थी। मेरे दिल की धड़कन 1 सेकंड के लिए रुक गई। इसे कैसे पता चला कि मैं बातें सुन रहा हूं? मैंने तुरंत अपनी नजरें नीचे झुका लीं और बिना कोई एक्सप्रेशन दिए एकदम नॉर्मल आवाज में कहा, ठीक है मैडम, मैं अभी लेकर आता हूं। मैं वहां से अपनी जान बचाकर भागा और रूम से बाहर निकल गया। मेरी धड़कन किसी ढोल की तरह बज रही थी, लेकिन उस लड़की के मन की आवाज अभी भी मेरे दिमाग में गूंज रही थी। इसके टीवी में कुछ वेटर ऐसे होते हैं जो बड़े लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन चुराने का काम करते हैं। ये लड़का कोई शरीफ वेटर नहीं लग रहा। मैं कॉरिडोर की दीवार से टिक कर खड़ा हो गया। मेरा पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया था। ये पहली बार था जब मुझे किसी ने रंगे हाथों पकड़ लिया था। नहीं, इसे पकड़े जाना नहीं कह सकते। वो सिर्फ मुझ पर शक कर रही थी। उसके पास कोई पक्का सबूत नहीं था। वो तो बस किसी जंगली जानवर जैसी उसकी खतरनाक फीलिंग थी। पर फिर भी अब मुझे पहले से डबल सावधान रहना होगा। मैंने एशट्रे ली और वापस रूम में चला गया। मेरे काम में अब कोई गलती नहीं थी और मेरे चेहरे पर एक एकदम परफेक्ट और फेक प्रोफेशनल स्माइल चिपकी हुई थी। जब उस जवान लड़की ने मुझसे एशट्रे ली तो उसने मुझे फिर से एक स्कैन करने वाली नजर से देखा, लेकिन आखिर में उसने कुछ नहीं कहा। पर मैंने उस चेहरे को अपने दिमाग में पत्थर की लकीर की तरह फिक्स कर लिया। पार्टी खत्म होने के बाद जब मैं पीछे किचन में सफाई कर रहा था तो मैंने अचानक 2 फीमेल स्टाफ को गॉसिप करते हुए सुना। आज रूम नंबर 808 में वो जो जवान लड़की आई थी, वो कौन है यार? पहले तो कभी नहीं देखा। तू मिस हे की बात कर रही है? वो हे कैपिटल की इकलौती वारिस है। अभी अभी फॉरेन से पढ़ाई करके लौटी है। उसके बाप ने उसे यहाँ बस लोगों से जान पहचान बनाने के लिए भेजा है। सुना है मार्केट में उतरते ही उसने सीधा 200 करोड़ का फंड मार्केट में उतारा है। ही कैपिटल। मैंने उस नाम को उस लड़की के चेहरे के साथ जोड़ा और अपने दिमाग में हमेशा के लिए सेव कर लिया। मुझे अचानक एक बात समझ आ गई। मन की आवाज सुन पाना कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे सिर्फ मैं ही इंफॉर्मेशन का फायदा उठाकर पैसा छाप रहा था। पैसे और पावर के इस गेम में हर कोई एक शिकारी है और मैं किसी भी कीमत पर एक बेवकूफ बकरा नहीं बन सकता जो कटने का वेट करे। एसटी हुआचेंग के लगातार 7 अपर सर्किट की वजह से मेरे अकाउंट का बैलेंस 3 लाख के लेवल को पार कर गया था। पूरे 3 लाख। ये पैसा बहुत से लोगों के लिए कोई बड़ी रकम नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए, जो 2 महीने पहले तक 8,000 रुपए के खर्चे के लिए रो रहा था, ये किसी खजाने से कम नहीं था। मैंने अपने लिए एक लोहे जैसा सख्त रूल बना लिया। मैं हर प्रॉफिट का 20% हिस्सा बाहर निकालूंगा और उसे फिक्स डिपॉजिट वाले अकाउंट में डाल दूंगा। मैंने वो पैसा एक एकदम नए बैंक कार्ड में ट्रांसफर किया और उस कार्ड को अपने किराए के कमरे की छत की दरार में छिपा दिया। वो मेरा आखिरी ब्रह्मास्त्र था और मेरी जान भी। बाकी बचे 2,40,000 रुपए को मैंने अपना मेन कैपिटल बनाया और मार्केट में लगा दिया। इसके बाद मैंने एसटी हुआचेंग वाले अपने पूरे गेम का एनालिसिस किया। मैंने सोचा कि इस बार मुझे सबसे बड़ा सबक क्या मिला है। इन्फॉर्मेशन में कोई गलती नहीं थी, गलती मेरे रिस्क मैनेजमेंट में थी। मैंने 5 गुना मार्जिन लिया था। इसका मतलब था कि मैंने अपनी जिंदगी और मौत का कंट्रोल किसी और के हाथ में दे दिया था। अगर मार्केट बंद होने से पहले वो संजीवनी बूटी जैसी ग्रीन कैंडल नहीं बनती तो मेरा अकाउंट 0 हो चुका होता और मैं सड़क पर सो रहा होता। मैंने अपने उस दर्द को याद रखा और अपने लिए 3 नए एकदम कड़क रूल सेट किए। पहला रूल, लिवरेज कभी भी 2 गुना से ज्यादा नहीं लूंगा। दूसरा रूल, किसी भी एक शेयर में अपने टोटल फंड का 50% से ज्यादा पैसा नहीं लगाऊंगा। तीसरा रूल, अपने पास हमेशा कम से कम 3 महीने के खर्चे लायक इमरजेंसी फंड बचाकर रखूंगा। मैंने ये तीनों रूल एक स्टिकी नोट पर लिखे और उन्हें अपने बेड के पास चिपका दिया।
ताकि वो मुझे हर वक्त अलर्ट रखें। अब मुझे पागलों की तरह अपनी किस्मत बदलने वाले अगले मौके की तलाश थी। लेकिन एसटी हुआचेंग वाले गेम के बाद मैं जियो क्लब में पूरे 2 हफ्ते तक घात लगाए बैठा रहा, पर मुझे रत्ती भर भी काम की इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। ऐसा नहीं था कि लोग बात नहीं कर रहे थे, प्रॉब्लम ये थी कि मैं जो भी सुन रहा था वो एकदम फालतू और बिना काम की बकवास थी। कभी कभार कुछ काम की बात सुनाई भी देती थी, जैसे कोई बॉस अपने शेयर बेचने की सोच रहा है, लेकिन जब मैं उसका प्राइस चेक करता तो वो पहले ही कुत्ते की तरह गिर चुका होता था। मुझे तो वहां से 1 रुपया भी कमाने का मौका नहीं मिल रहा था। मेरे अंदर एक बेचैनी सी बढ़ने लगी। 3 लाख रुपए सुनने में बहुत लगते हैं, लेकिन असल में ये ज्यादा नहीं है। अगर मैंने इस पैसे को घुमाकर और बड़ा नहीं किया तो इस महंगे शहर में मैं एक टॉयलेट भी नहीं खरीद पाऊंगा। और सबसे डराने वाली बात यह थी कि मेरा ये जादुई पावर ऐसा लग रहा था जैसे मैं इसे जब चाहूं तब इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैंने अपनी पावर के ट्रिगर होने वाले पैटर्न को अच्छे से समझा और मुझे एक रूल समझ में आया। मैं सिर्फ उन्हीं इंफॉर्मेशन को पकड़ सकता था जिनके बारे में कोई इंसान बहुत गहराई से सोच रहा हो। आसान भाषा में कहूं तो जब सामने वाला अपने दिमाग में किसी एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहा हो और उसके अंदर बहुत तगड़े इमोशंस चल रहे हों, तभी मुझे उसका सिग्नल मिलता था। अगर सामने वाला बस ऐसे ही मजे में कुछ सोच रहा है या उसका दिमाग एकदम शांत है तो मुझे घंटा कुछ सुनाई नहीं देता था। मेरी ये पावर एक पुराने जमाने के रेडियो जैसी थी। मैं सिर्फ उसी चैनल को कैच कर सकता था जिसका सिग्नल सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो। लेकिन ऐसे स्ट्रांग सिग्नल रोज रोज तो मिलते नहीं हैं। मेरे दिल के किसी कोने में एक डर पैदा होने लगा था। मान लो अगर किसी दिन मेरी ये पावर अचानक से गायब हो गई तो साला मैं क्या करूंगा। मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि जब तक मेरे पास ये जादुई पावर है, मुझे जल्द से जल्द अपने लिए एक बहुत बड़ा और मजबूत सेफ्टी नेट बना लेना चाहिए। जब मैं इसी टेंशन में था कि आगे क्या करूं, तभी एक मौका मेरे सामने ऐसे आया जिसके बारे में मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। उस रात मुझे अचानक से ड्यूटी के लिए तीसरे फ्लोर पर भेज दिया गया, जहां मैं नॉर्मली कभी नहीं जाता था। तीसरा फ्लोर जियो क्लब का सबसे टॉप और वीआईपी फ्लोर था। वहां सिर्फ 4 प्राइवेट रूम थे जिनमें खुद का वॉशरूम था, और वहां का डेकोरेशन नीचे वाले फ्लोर से 100 गुना ज्यादा लग्जरी था। वहां जो लोग पैसा उड़ाने आते थे वो सही मायनों में दुनिया के सबसे पावरफुल और अमीर लोग थे। मैंने अपनी ट्रे पकड़ी और रूम नंबर 308 के अंदर एंट्री ली। मैंने देखा कि अंदर सिर्फ 3 लोग बैठे थे, लेकिन साला उन तीनों ने 1 लाख से भी ज्यादा कीमत वाली माओ ताई शराब की बोतल खोल रखी थी। मैंने एक ही नजर में बॉस झो को पहचान लिया। ये वही फैमिली ऑफिस का पार्टनर था जो पिछली बार वीआईपी रूम में आया था। बाकी दोनों को मैं नहीं जानता था, लेकिन बॉस झो जिस इज्जत से उनसे बात कर रहा था उससे साफ था कि उनका लेवल और औकात बॉस झो से भी कहीं ज्यादा है। मैंने अपनी सांसें रोक ली और चुपचाप एक किनारे खड़ा हो गया। बॉस झो अपने बगल वाले इंसान से बात कर रहा था। हालांकि वो आवाज दबाकर बोल रहा था, लेकिन उसके अंदर का गुस्सा साफ छलक रहा था। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि उस प्रोजेक्ट में पैसा नहीं लगाना है, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब देख लो नतीजा, पूरे 20 करोड़ रुपए पानी में डूब गए। वो जिसे डांट रहा था वो इंसान अपना सिर नीचे किए चुपचाप बैठा था, लेकिन बॉस झो के मन के अंदर तो जैसे ज्वालामुखी फट रहा था। कमीने, मुझे तो शुरू से ही यह प्रोजेक्ट फर्जी लग रहा था। इस ओल्ड ल्यू ने ही जबरदस्ती मुझे इस कीचड़ में घसीटा। अब उस कंपनी का फाउंडर पैसा लेकर भाग गया है। इन 20 करोड़ के गड्ढे को साला कौन भरेगा? ये सुनते ही मेरे दिल को एक जोरदार झटका लगा। 20 करोड़ का फंड और एक झटके में हवा हो गया। क्या इसी को टॉप लेवल के कैपिटल प्लेयर्स की दुनिया कहते हैं? साला इनकी हार और जीत भी करोड़ों में काउंट होती है। मेरा वो 3 लाख का फंड तो इनकी नजरों में चिल्लर के बराबर भी नहीं होगा। मैं मन ही मन ये सब सोच ही रहा था कि अचानक उस तीसरे इंसान के मन की आवाज उड़ती हुई मेरे दिमाग में आ गई। ये साला बॉस झो मुंह से चिल्ला रहा है कि प्रोजेक्ट में घाटा हो गया, लेकिन असल में इसने अंदर ही अंदर फर्जी ट्रांजैक्शंस करके सारा पैसा पहले ही वाइट कर लिया है। जो पैसा डूबा है वो इन्वेस्टर्स का है। इस साले की जेब से तो एक चवन्नी भी कम नहीं हुई। मैंने अपनी ट्रे पकड़े हुए बिना कोई रिएक्शन दिए चुपके से उस तीसरे इंसान की तरफ देखा। वो करीब 50 साल का एक आदमी था जिसने डार्क ग्रीन कलर का एक ट्रेडिशनल चाइनीज कोट पहन रखा था। उसके बाल एकदम परफेक्ट तरीके से सेट थे और उसके पूरे शरीर से एक रॉयल और खतरनाक भौकाल झलक रहा था। बॉस झो ने एक बहुत ही दुखी सा चेहरा बनाया और उसकी तरफ मुड़कर बोला, बॉस सॉन्ग, आप ही बताइए अब इस मामले में हमें क्या करना चाहिए? वो इंसान जिसे बॉस सॉन्ग कहा गया था उसने बस एक हल्की सी स्माइल दी। उसने बड़े आराम से अपना चाय का कप उठाया और एक घूंट लिया, लेकिन उसके दिमाग में तो कुछ और ही गेम चल रहा था। ये चूसने वाला जोंक बॉस झो, ये साला चाहता है कि मैं इसके फैले हुए रायते को साफ करूं। सपने देखता रहे कमीने। मेरे खुद के उस एमएनए वाले प्रोजेक्ट के लिए पैसों की कमी पड़ रही है, पर हाँ, अगर ये साला उस माइक्रोचिप वाली कंपनी के अपने शेयर मुझे दे दे तो शायद मैं इस बारे में कुछ सोच सकता हूं। ये सुनते ही मेरे कान एकदम राडार की तरह खड़े हो गए। मर्जर,
माइक्रोचिप कंपनी और एक और मर्जर का प्रोजेक्ट। मैंने इन कीवर्ड्स को अपने दिमाग में पत्थर की लकीर की तरह फिक्स कर लिया। अगले 1 घंटे तक मैं कभी वाइन डालने तो कभी तौलिया बदलने के बहाने बार बार उन तीनों बड़े लोगों के पास जाता रहा। मैं पागलों की तरह, किसी भूखे भेड़िए की तरह हर एक इन्फॉर्मेशन को कैच कर लेना चाहता था। बॉस सॉन्ग अपने मन में पूरी कैलकुलेशन बिठा रहा था। उस सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट वाली कंपनी की 15 गुना वैल्यूएशन अभी भी बहुत ज्यादा है। अगर मैं इसे दबाकर 12 गुना तक ले आऊं तो मैं इसे सीधा खरीद लूंगा। इस सेक्टर में अगले 3 साल तक कोई लिमिट ही नहीं है। यही सबसे सही टाइम है इसमें एंट्री मारने का। उधर बॉस झो अपने मन में एक कुटिल हंसी हंस रहा था। ये बुढ़ा सॉन्ग सस्ते में सेमीकंडक्टर कंपनी उठाना चाहता है। मैं साले को कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। उस टारगेट पर मेरी भी नजर है। अगले हफ्ते ही अपनी टीम से बोलकर बोली लगवाता हूं। पहले अपनी जगह पक्की कर लूं। और वो दूसरा आदमी जिसे अभी डांट पड़ी थी, वो मन ही मन गालियां बक रहा था। ये दोनों साले पुराने लोमड़ी मुंह से सेमीकंडक्टर चिल्ला रहे हैं, लेकिन असल में इन दोनों की गिद्ध जैसी नजर उस सिलिकॉन कार्बाइड बनाने वाली कंपनी पर है। पिछली बार मैंने गलती से इनकी ड्यू डिलिजेंस वाली रिपोर्ट देख ली थी। साला पूरे 300 पन्नों की रिपोर्ट थी। मेरा दिमाग सुपर कंप्यूटर की तरह तेजी से इन टुकड़ों को जोड़ने लगा। सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट कंपनी, टारगेट वैल्यूएशन 15 गुना, सेक्टर का फ्यूचर एकदम झकास, अगले 3 साल तक अंधा पैसा, सिलिकॉन कार्बाइड। एक कंपनी की सीक्रेट तरीके से पूरी चेकिंग चल रही है। 300 पन्नों की रिपोर्ट कोई हवाबाजी नहीं होती। इसका मतलब गेम एकदम सीरियस लेवल पर चल रहा है। अब मुझे बस एक चीज की जरूरत थी, उस टारगेट कंपनी का असली नाम। उस रात शिफ्ट खत्म होते ही मैं घर पहुंचा और बिना टाइम वेस्ट किए अपना वो धूल से भरा हुआ पुराना लैपटॉप निकाला। मैंने तेजी से कीबोर्ड पर टाइप किया, सिलिकॉन कार्बाइड, डोमेस्टिक कंपनी, फंडिंग। स्क्रीन पर एक झटके में दर्जनों रिजल्ट्स आ गए। मैंने अपनी सांसें रोकी और एक एक करके उन्हें चेक करने लगा। टियांडा, शान्युए, बेगुआंग, ये सब सिलिकॉन कार्बाइड सेक्टर के टॉप प्लेयर थे। लेकिन या तो ये मार्केट में लिस्टेड नहीं थे या फिर इनके आईपीओ लाइन में लगे हुए थे। मुझे एक ऐसी कंपनी चाहिए थी जो अभी फंडिंग उठा रही हो और जिसे किसी लिस्टेड कंपनी के जरिए टेक ओवर किए जाने के सबसे ज्यादा चांस हों। मैंने अपना दिमाग दौड़ाया और सर्च करने का तरीका बदला। इस बार मैंने डाला सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट कंपनी, मर्जर, 15 गुना वैल्यूएशन। इस बार रिजल्ट्स बहुत कम आए। मैंने अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर एक एक लिंक को खोला और रिजेक्ट किया। तभी एक न्यूज हेडलाइन ने मेरी आंखों को जकड़ लिया। शेंग हेमे सेमीकंडक्टर एक क्लीनिंग इक्विपमेंट कंपनी के शेयर खरीदने की तैयारी में। डील का प्राइस अभी सीक्रेट रखा गया है। शेंग हेमे सेमीकंडक्टर, ये एक लिस्टेड कंपनी थी जिसका मेन काम सेमीकंडक्टर साफ करने वाली मशीनें बनाना था। लेकिन जिस कंपनी को ये खरीद रहे थे उसका नाम न्यूज में छुपा दिया गया था। मैंने तुरंत उस न्यूज पर क्लिक किया और उसे ध्यान से पढ़ा। न्यूज में सिर्फ एक छोटी सी लाइन लिखी थी, अंदर के लोगों से पता चला है कि शेंग हेमे सेमीकंडक्टर एक डोमेस्टिक क्लीनिंग इक्विपमेंट कंपनी से डील पक्की करने वाली है और इस डील का पीई रेशियो लगभग 15 गुना है। 15 गुना, ये नंबर सीधा बॉस सॉन्ग के दिमाग में चल रहे बॉटम प्राइस से मैच कर गया था। मैंने बिना 1 सेकंड की देरी किए शेंग हेमे सेमीकंडक्टर का शेयर प्राइस चेक किया। प्राइस था 45 रुपए और कंपनी की टोटल वैल्यू 20,000 करोड़ से भी कम थी। चार्ट बता रहा था कि पिछले 3 महीने से शेयर एकदम मरा हुआ था, कोई हलचल नहीं। जैसे ही इस मर्जर की खबर ऑफिशियली बाहर आएगी, ये शेयर रॉकेट की तरह उड़ेगा। लेकिन मुझे इस मौके को 100% लॉक करने के लिए एक और पक्के सबूत की जरूरत थी। अगले 3 दिनों तक मैं हर रात खुद से मैनेजर को बोलकर तीसरे फ्लोर पर ड्यूटी मांगता रहा। मुझे हर हाल में बॉस सॉन्ग के करीब जाने का एक और मौका चाहिए था और तीसरे दिन की रात वो मौका मुझे मिल ही गया। बॉस सॉन्ग रूम नंबर 308 में एकदम अकेले बैठे थे। उनके सामने ग्रीन टी का एक कप रखा था और वो अपना सिर झुकाकर फोन चला रहे थे। मैंने तुरंत गर्म पानी की केतली उठाई और उनके पास चला गया। मैंने बहुत ही सॉफ्ट आवाज में कहा, बॉस सॉन्ग, आपकी चाय ठंडी हो गई है, मैं आपके लिए एक गर्म पॉट ले आऊं? बॉस सॉन्ग ने अपना सिर उठाया और मेरी तरफ एक नजर देकर धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। और जैसे ही हमारी नजरें मिली, उनके मन की आवाज सीधा मेरे दिमाग में आई। इस वेटर की नजर काफी तेज है, काम का बंदा है, पिछले वाले बेवकूफ की तरह नहीं है जिसने चाय डालते वक्त पूरी टेबल गंदी कर दी थी। मैंने बिना कोई रिएक्शन दिए चाय बदलने के लिए टर्न लिया। मैंने जानबूझकर अपनी स्पीड स्लो कर दी और जब मैं बॉस सॉन्ग के पास से गुजरा तो मैंने अपने कान हल्के से उनकी तरफ कर दिए। बॉस सॉन्ग के मन की आवाज फिर से मेरे दिमाग में गूंजी। शेंग हेमी वाला वो मर्जर एग्रीमेंट अगले हफ्ते साइन होने वाला है। जैसे ही अनाउंसमेंट होगी, शेयर का प्राइस कम से कम 30% तो भागेगा ही।
मुझे अपनी टीम को बोलकर अनाउंसमेंट से पहले ज़्यादा शेयर उठवा लेने चाहिए। मेरे दिल की धड़कन एक सेकंड के लिए रुक गई। यही है वो, एकदम कंफर्म। मैंने चाय बदली और रूम से बाहर आ गया। मैं कॉरिडोर की ठंडी दीवार से टिककर खड़ा हो गया और एक लंबी सांस छोड़ी। शेंग हेमी सेमीकंडक्टर, अगले हफ्ते अग्रीमेंट साइन होगा, कम से कम 30% का सॉलिड प्रॉफिट। मैंने कांपते हुए हाथों से अपना फोन निकाला और अपने अकाउंट का 2,40,000 का बैलेंस देखा। इस बार मैं एसटी हुआ चैंग वाली गलती बिल्कुल रिपीट नहीं करूंगा। मैंने डिसाइड किया कि मैं सिर्फ आधा फंड यूज करूंगा। मैंने 1,20,000 रुपए शेंगहे में सेमीकंडक्टर में ठोक दिए, जिसकी एवरेज बाइंग प्राइस 44.8 रुपए थी। बाकी के 1,20,000 को मैंने टच भी नहीं किया और उसे बैकअप के लिए रख लिया। ऐसा नहीं था कि मुझे इस गोल्डन चांस पर भरोसा नहीं था, बल्कि मैंने फाइनली ये सीख लिया था कि सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए। अगले पूरे 5 दिनों तक शेंगहे में सेमीकंडक्टर का शेयर किसी मरे हुए तालाब की तरह एकदम शांत पड़ा रहा। कोई मूवमेंट नहीं। मैं रोज सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले मार्केट देखता और रात को सोने से पहले भी मेरी नजरें उसी पर होती थीं। मुझे तो डाउट होने लगा था कि कहीं उस दिन मैंने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया। क्या बॉस सॉन्ग के दिमाग में अगले हफ्ते का मतलब ये हफ्ता था ही नहीं? या फिर मैंने गलत कंपनी तो नहीं चुन ली? मैंने झटके से अपना सिर हिलाया और इन सारे फालतू थॉट्स को दिमाग से बाहर निकाल फेंका। मैंने अपना पूरा होमवर्क कर लिया था, सारी डिटेल्स क्रॉस चेक कर ली थी। अब मेरे पास वेट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। 5वें दिन की रात मैं रोज की तरह ज़्यू क्लब में ड्यूटी पर पहुंचा। रूम नंबर 308 की लाइटें फिर से ऑन थीं। बॉस सॉन्ग और बॉस झो दोनों वहां मौजूद थे। जब मैं अपनी ट्रे लेकर रूम में घुसा तो मेरे कानों में बॉस सॉन्ग की आवाज पड़ी। उन्होंने एकदम नॉर्मल टोन में बस कुछ शब्द कहे, अग्रीमेंट साइन हो गया है। सिर्फ ये कुछ शब्द उन्होंने इतनी शांति से कहे जैसे बता रहे हों कि आज मौसम कितना सुहाना है। लेकिन मेरी धड़कनें किसी रेस कार की तरह भागने लगी। लगा जैसे दिल सीने से बाहर आ जाएगा। मैंने खुद को कंट्रोल किया और चुपचाप रूम से बाहर निकल आया। मैंने तुरंत फोन निकाला और ट्रेडिंग ऐप खोल ली। मार्केट बंद होने के बाद शेंगहे में सेमीकंडक्टर ने कोई अनाउंसमेंट नहीं की थी। मुझे अच्छे से पता था कि ऐसे अग्रीमेंट तुरंत पब्लिक नहीं किए जाते। जब तक फाइनल डील साइन नहीं होती तब तक ये सीक्रेट ही रहता है। लेकिन शेयर मार्केट में ऐसे शातिर लोगों की कमी नहीं है जिनके पास अंदर की खबरें होती हैं। कल मार्केट खुलते ही शेयर का प्राइस पक्का रिएक्शन देगा, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। अगले दिन मार्केट खुलते ही शेंगहे में सेमीकंडक्टर का शेयर 3% ऊपर ओपन हुआ। मैंने अपना फोन कसकर पकड़ लिया, लेकिन मैंने अपने शेयर बेचे नहीं। तीसरे दिन शेयर फिर से 2% ऊपर गया। चौथे दिन पूरे टाइम कोई खास मूवमेंट नहीं हुई, और फिर 5वें दिन दोपहर के लंच ब्रेक के टाइम एक बहुत बड़ी ऑफिशियल अनाउंसमेंट मार्केट में आ गई। शेंघी में सेमीकंडक्टर ने मर्जर के एग्रीमेंट पर साइन कर दिए हैं। दोपहर को मार्केट खुलते ही शेयर का प्राइस सीधे रॉकेट बन गया। सिर्फ 5 मिनट के अंदर वो 7% तक भाग गया, और जब मार्केट बंद हुआ तो वो पूरे 11% के तगड़े प्रॉफिट पर क्लोज हुआ। छठे दिन भी उसकी रफ्तार कम नहीं हुई और वो 7% और ऊपर गया। 7वें दिन शेयर थोड़ा ऊपर जाकर वापस नीचे आया, लेकिन फिर भी 3% प्लस में ही बंद हुआ। शेंघे में सेमीकंडक्टर 44.8 रुपए से उड़कर सीधा 54.2 रुपए पर पहुंच गया था। टोटल प्रॉफिट 21% का था। मैंने 54 रुपए के प्राइस पर अपने सारे शेयर टुकड़ों में बेच दिए। मेरा लगाया हुआ 1,20,000 का फंड अब 1,45,000 बन चुका था। इस एक ट्रेड में मैंने सीधा 25,000 रुपए का सॉलिड प्रॉफिट कमाया था। ये पैसा बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन ये एकदम सेफ और टेंशन फ्री था। मैं अपने किराए के कमरे में अकेला बैठा इंस्टेंट नूडल्स खा रहा था। नूडल्स खाते खाते मैंने अपने इस ट्रेड का एनालिसिस किया। मैंने अपने बनाए हुए कड़क रूल्स को एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो किया था। कोई मार्जिन नहीं लिया, पूरा पैसा एक साथ नहीं लगाया, और अपने खर्चे के लिए बैकअप बचाकर रखा। इसका रिजल्ट ये था कि भले ही प्रॉफिट रातों रात करोड़पति बनने वाला नहीं था, लेकिन पूरे गेम में कोई टेंशन नहीं थी। और यही वो चीज थी जो मुझे असल में चाहिए थी। मुझे एक ही रात में अंधा पैसा नहीं छापना था। मुझे तो बस एक ऐसा तरीका चाहिए था जिससे मैं लगातार और सेफ तरीके से पैसा बना सकूं। मैंने इस बार कमाए हुए पूरे 25,000 रुपए अपने उस सेफ्टी नेट वाले अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। मेरे उस बैकअप फंड का बैलेंस अब 60,000 से बढ़कर 85,000 हो गया था। उस बढ़ते हुए नंबर को देखकर मेरे दिल को एक ऐसा सुकून मिला जो मैंने पहले कभी फील नहीं किया था। ये वो पैसा था जिसे मैं फ्यूचर में चाहे कुछ भी हो जाए कभी टच नहीं करूंगा। ये मेरा आखिरी ब्रह्मास्त्र था, मेरी जान थी। मैं नूडल्स खाकर खत्म ही कर रहा था और लाइट बंद करके सोने की तैयारी कर रहा था कि अचानक मेरे फोन ने बज किया। वी चैट पर एक मैसेज आया था। भेजने वाले का नाम था ही। मेरा दिल
धक से रिमेन गया। मैंने कन्फ्यूजन में वो मैसेज खोला। लिनशु, तुम वही वेटर हो ना जो रूम नंबर 308 में चाय डाल रहा था? टाइम है बात करने का। उस अकाउंट का प्रोफाइल पिक्चर एकदम पूरा ब्लैक था, जो बहुत ही मिस्टीरियस लग रहा था। इस मैसेज को घूरते हुए मेरी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। मिस ही, ये वही जवान लड़की थी जिसने एक ही नजर में मुझे बातें सुनते हुए पकड़ लिया था। पर इसके पास मेरा नंबर कहाँ से आया? मैंने पूरी चैट हिस्ट्री छान मारी। मैं कंफर्म था कि मैंने कभी इस इंसान को ऐड नहीं किया था। मैंने स्क्रीन को थोड़ा ऊपर स्क्रॉल किया तो वहां एक सिस्टम नोटिफिकेशन था, ही ने आपको जीयू क्लब के एम्प्लॉय ग्रुप से ऐड किया है। तब जाकर मुझे याद आया, साला केटीवी के उस 100 से ज्यादा लोगों वाले स्टाफ ग्रुप में हम सबकी डिटेल ओपन में पड़ी थी। मेरी उंगलियां स्क्रीन के ऊपर हवा में ही रुक गईं। मैं पूरे 1 मिनट तक सोचता रहा, रिप्लाई करूं या नहीं। अगर रिप्लाई किया तो मैं पूरी तरह से एक्सपोज हो जाऊंगा, लेकिन अगर रिप्लाई नहीं किया तो वो मिस ही मुझ पर और भी ज्यादा शक करेगी। मैंने अपने दांत पीसे, थोड़ी हिम्मत जुटाई और कुछ शब्द टाइप किए। जी मिस ही, बताइए क्या काम है? मैसेज सेंड होते ही सामने से 1 सेकंड में रिप्लाई आ गया। कल दोपहर 3 बजे फाइनेंस सेंटर के तीसरे फ्लोर वाले स्टारबक्स में आ जाना। मेरी तरफ से एक कॉफी पीते हैं। मैं उन शब्दों को घूरता रह गया और मेरे दिमाग में तूफान मच गया। एक बहुत ही अजीब सी फीलिंग मेरे अंदर उठने लगी। ये कोई इन्विटेशन नहीं था, ये साला एक ऐसा ऑर्डर था जिसे मैं टाल नहीं सकता था। मेरे पास मना करने का कोई ऑप्शन ही नहीं था। उस रात मैं एक पल के लिए भी सो नहीं पाया। मैं बेड पर करवटें बदलता रिमेन। मेरे दिमाग में बस मिसी का वो मैसेज ही घूम रहा था। आखिर वो मुझे क्यों ढूंढ रही है? क्या उसने सच में कुछ पकड़ लिया है? अगर उसे शक हो गया है कि मैं इन्फॉर्मेशन चुराकर पैसा कमा रहा हूं, तो वो मेरे साथ क्या करेगी? पुलिस में कंप्लेन करेगी? ब्लैकमेल करेगी? या फिर एक बहुत ही डरावना ख्याल मेरे दिमाग में आया और मेरी पीठ एकदम से ठंडे पसीने से भीग गई। शायद ये मिसी भी मेरे जैसी ही है। शायद वो भी दूसरों के मन की आवाज सुन सकती है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर किसी और के पास भी ये पावर होती तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुझे आज तक पता न चलता। मैं जीयू क्लब में इतने लंबे टाइम से काम कर रहा हूं, हजारों कस्टमर्स से मिल चुका हूं, पर मुझे आज तक अपने जैसा कोई दूसरा नहीं मिला। तो फिर बस एक ही बात हो सकता है, उसका इंट्यूशन, छठी इंद्री। कुछ लोगों का सिक्स्थ सेंस बचपन से ही बहुत तगड़ा होता है। वो उन छोटी छोटी डिटेल्स को भी पकड़ लेते हैं जिन्हें नॉर्मल लोग इग्नोर कर देते हैं। मैंने एक लंबी गहरी सांस ली। मेरे मन में डिसीजन पक्का हो चुका था। कल मैं उससे मिलने जाऊंगा। मैं खुद से अपने पत्ते नहीं खोलूंगा, लेकिन मुझे कोई फालतू का नाटक करने की भी जरूरत नहीं है। मैं आधी सच और आधी झूठ बातों से उसके दिमाग का गेम समझने की कोशिश करूंगा। अगले दिन दोपहर 2:30 बजे मैं टाइम से पहले ही लुआ जियाजुई फाइनेंस सेंटर के तीसरे फ्लोर वाले स्टारबक्स में पहुंच गया। मैंने खिड़की के पास वाला एक कोना चुना, सबसे सस्ती ब्लैक कॉफी ऑर्डर की और चुपचाप बैठ गया। इस जगह से मैं दरवाजे से अंदर आने वाले हर एक इंसान को एकदम साफ देख सकता था। 2:58 पर मिसे एकदम फिक्स टाइम पर वहां आ गई। उसने डार्क ग्रे कलर का एक लेडी सूट पहना हुआ था। उसे देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो कोई बिजनेस डील करने आई है, बल्कि वो ऐसे लग रही थी जैसे किसी डेट पर आई हो। उसकी नजरों ने पूरी दुकान का मुआयना किया और सीधा मेरे टेबल पर आकर लॉक हो गई। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने तो उसे बताया ही नहीं था कि मैं कहाँ बैठा हूं, लेकिन फिर भी उसने सिर्फ 3 सेकंड में मुझे ढूंढ लिया। इसका सिर्फ एक ही मतलब था, वो बहुत पहले ही यहां आ चुकी थी। वो कहीं छुपकर बहुत देर से मुझे नोटिस कर रही थी। उसने मुझे अंदर आते और बैठते हुए देखा और उसके बाद ही वो मेरे सामने आई। मिसेस सीधा मेरी तरफ आई और मेरे सामने बैठ गई। उसने बड़े कैजुअल तरीके से हाथ हिलाया और वेटर तुरंत भागता हुआ आ गया। एक हॉट लाटे, थैंक यू। उसके चेहरे पर एक स्माइल थी और उसकी आवाज इतनी रिलैक्स थी जैसे वो अपनी किसी सहेली से बात कर रही हो। फिर वो मेरी तरफ घूमी और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से अपना हाथ आगे बढ़ाया। चलो फॉर्मल तरीके से मिलते हैं, मेरा नाम है सियाओ है। मैंने उसका हाथ पकड़ा। उसकी पकड़ एकदम सूखी और बहुत मजबूत थी। हे सियाओ के होठों पर एक हल्की सी स्माइल आई। तुम्हारा नाम मैंने स्टाफ वाले ग्रुप में देखा था। मैं एकदम चुप रहा। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। हे सियाओ बड़े आराम से अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ टिक गई। उसकी तेज नजरें सीधा मेरे चेहरे पर गड़ी थीं, जैसे वो मुझे स्कैन कर रही हूं। तुम इतना टेंशन मत लो, उसने कहना शुरू किया। मैं तो बस तुमसे ऐसे ही बात करना चाहती थी। मैंने पूछा, मिस हे क्या बात करना चाहती हैं? तुम्हारे बारे में। हे सियाओ ने अपनी गर्म कॉफी उठाई और उसका एक हल्का सा घूंट लिया। इस बड़े शहर की एक टॉप यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट गर्मियों की छुट्टियों में एक के टीवी के अंदर वेटर का काम कर रहा है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये बात बहुत अजीब है? पैसे की कमी, मैंने एकदम छोटा और सीधा जवाब दिया। पैसे की कमी थी तो तुम ट्यूशन पढ़ा सकते थे, किसी इवेंट में काम कर सकते थे, या फिर इसी स्टारबक्स में जॉब कर सकते थे। लेकिन तुमने उस घटिया
और खतरनाक जगह को ही क्यों चुना? मेरे दिल की धड़कन एक सेकंड के लिए रुक गई, लेकिन मेरे चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। वहां सैलरी ज्यादा मिलती है, मैंने कहा। सैलरी ज्यादा है तो वहां रिस्क भी बहुत ज्यादा है। सियाओ ने धीरे से अपना कॉफी का कप नीचे रखा। क्या तुम्हें पता है कि उस केटीवी के अंदर कितने लोग इन्फॉर्मेशन बेचने का धंधा करते हैं? और क्या तुम जानते हो कि वहां कितने वेटर अलग अलग बड़े लोगों के लिए जासूसी कर रहे हैं? टेबल के नीचे मेरे हाथ अपने आप टाइट हो गए। मुझे इस बारे में घंटा कुछ नहीं पता था, या यूं कहूं कि मैंने कभी इस एंगल से सोचा ही नहीं था। तुम्हें इस बात का कोई आइडिया नहीं है? इससे साफ पता चलता है कि तुम इस गेम में एकदम नए हो, लेकिन तुम्हारा काम करने का तरीका किसी नए खिलाड़ी जैसा बिल्कुल नहीं है। सियाओ की आवाज फिर से गूंजी। एसटी हुआचांग की ट्रेडिंग रुकने से ठीक पहले तुम बार बार बॉस जियांग के रूम में जा रहे थे, और शेंग हे में सेमीकंडक्टर के एग्रीमेंट साइन होने से पहले तुम हमेशा बॉस सॉन्ग के आसपास ही मंडरा रहे थे। इन दोनों बार तुमने अनाउंसमेंट होने से एकदम सही टाइम पहले शेयर खरीदे और अनाउंसमेंट होते ही एकदम सही टाइम पर बेच दिए। उसकी आवाज एकदम शांत थी, जैसे वो कोई बहुत नॉर्मल सी बात बता रही हो। लिंशु, तुमने जितना प्रॉफिट कमाया है ना, वो मार्केट के बड़े बड़े फंड मैनेजर्स से भी कहीं ज्यादा है। मेरे शरीर का सारा खून जैसे जम गया हो। उसने मेरे ट्रेडिंग रिकॉर्ड्स चेक कर लिए थे। वो सारा डेटा एकदम प्राइवेट होता है, वो उसे ऐसे ही नहीं निकाल सकती। इसका सिर्फ एक ही मतलब था, वो बहुत पहले से मेरा पीछा कर रही थी। तुम्हें ये सब कैसे पता चला? मेरी आवाज एकदम ठंडी और खतरनाक हो गई। मुझे तुम्हारा अकाउंट चेक करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। मैंने बस तुम्हारी हरकतों पर नजर रखी और मुझे सब समझ आ गया। वो थोड़ा आगे की तरफ झुकी और अपनी आवाज भारी करते हुए बोली, लिंशु, तुम उसके टीवी में ऐसा करने वाले पहले इंसान नहीं हो, लेकिन तुम इस गेम को सबसे बेहतरीन तरीके से खेलने वाले इकलौते इंसान जरूर हो। मैं एकदम चुप हो गया। मेरा दिमाग सुपर कंप्यूटर की तरह तेजी से भाग रहा था। मैं इससे बचने का रास्ता ढूंढ रहा था। हिसियाओ ने मेरा सीक्रेट पकड़ लिया था। कम से कम उसका एक हिस्सा तो उसे पता चल ही गया था। उसे ये नहीं पता था कि मैं लोगों का दिमाग पढ़ सेड्यूसेस हूं, लेकिन वो ये जान गई थी कि मैं अंदर की खबरों से पैसा छाप रहा हूं। अब मेरे साथ क्या होने वाला था? क्या वो मुझे ब्लैकमेल करेगी, पुलिस में जाएगी, या फिर कोई पार्टनरशिप करेगी? तुम्हें आखिर चाहिए क्या? मैंने बिना घुमाए फिराए सीधा पॉइंट पर आते हुए पूछा। हिसियाओ ने मुझे घूर कर देखा। उसकी आंखों में एक तारीफ वाली चमक आ गई। मुझे तुम्हारे जैसे सीधे बात करने वाले लोग ही पसंद हैं, उसने बिना डरे कहा। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तुम्हें मेरे लिए इन्फॉर्मेशन का एनालिसिस करना होगा। मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए 200 करोड़ का फंड है, लेकिन मुझे एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो एकदम टॉप लेवल की अंदर की खबरें निकाल सके। क्या तुम खुद ये काम नहीं कर सकती? मैंने पूछा। मैं कर सकती हूँ, लेकिन मेरी पहचान मेरे रास्ते में आ जाती है। हिसियाओ ने एक हल्की सी सांस छोड़ी। मेरे डैड इस मार्केट के बहुत बड़े बॉस हैं। सब लोग मुझे जानते हैं। मैं जहां भी जाती हूँ लोग तुरंत अलर्ट हो जाते हैं और अपना मुंह बंद कर लेते हैं। लेकिन तुम्हारा केस अलग है। तुम सिर्फ एक वेटर हो, कोई भी तुम पर शक नहीं करेगा। मुझे एक ही झटके में सब समझ आ गया। वो मुझे अपना पर्सनल खबरी बनाना चाहती थी। तुम इस बात की गारंटी कैसे ले सकती हो कि मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा? मैंने पूछा। तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे। हिसियाओ बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ हंसी। क्योंकि तुम्हें किसी बॉस की जरूरत नहीं है। तुम्हें तो बस एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत है जो तुम्हारी निकाली हुई इन्फॉर्मेशन को करोड़ों के प्रॉफिट में बदल सके। उसकी बात एकदम निशाने पर लगी थी। मेरे हाथ में दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन आ सकती थी, लेकिन मेरे पास उस इन्फॉर्मेशन को बड़े पैसे में बदलने का कोई रास्ता नहीं था। मेरे पास जितना कैपिटल था उससे शेयर मार्केट में मैं सिर्फ चिल्लर ही कमा सकता था। लेकिन अगर मैं अपनी खबरें हिसियाओ जैसी बड़ी खिलाड़ी को बेच दूं तो मुझे जो प्रॉफिट मिलेगा वो मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा होगा। पार्टनरशिप का तरीका क्या होगा? मैंने तुरंत पूछा। तुम मुझे इन्फॉर्मेशन दोगे, मैं ट्रेडिंग करूंगी। प्रॉफिट का 30% तुम्हारा। मुझे 50% चाहिए, मैंने कहा। 40%। हिसियाओ की आवाज में ऐसा भौकाल था कि उसे काटा नहीं जा सकता था। मैं अपना ट्रेडिंग सेटअप, रिस्क मैनेजमेंट और लीगल सपोर्ट सब कुछ लगाऊंगी। तुम्हें 1 रुपए का भी रिस्क नहीं लेना है। 40% बहुत बड़ा अमाउंट होता है। मैंने कुछ देर के लिए सोचा। 40% ठीक है, लेकिन मेरे पास डील को रिजेक्ट करने का पावर होना चाहिए। अगर मुझे लगा कि किसी गेम में रिस्क बहुत ज्यादा है तो मैं वो इन्फॉर्मेशन देने से मना कर सकता हूँ। डील पक्की। हिसियाओ ने तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ा दिया और हमारे हाथ एक बार फिर से कसकर मिल गए। जब मैं स्टारबक्स से बाहर निकला तो दोपहर की धूप मेरी आंखों में चुभ रही थी। मैं लुआ जिया जुई के ओवरब्रिज पर खड़ा था और नीचे सड़क पर भागती हुई गाड़ियों को देख रहा था। मेरे मन में एक साथ बहुत सारी अजीब सी फीलिंग्स चल रही थी। हिसियाओ के साथ मेरी ये पार्टनरशिप किसी दोधारी तलवार की तरह थी। एक तरफ वो मेरा प्रॉफिट आसमान तक पहुंचा सकती थी, लेकिन दूसरी तरफ उसने मुझे एक बहुत ही खतरनाक और जानलेवा गेम के बीच में लाकर खड़ा कर दिया था। उस रात मैं हमेशा की तरह जियो सिटी के टीवी में काम पर गया। मैं सिर्फ इसलिए अपना इन्फॉर्मेशन नेटवर्क नहीं छोड़ना चाहता था क्योंकि अब मेरे पास हे सियाओ जैसी बड़ी बैकअप थी। ये वेटर का काम मेरी सबसे बड़ी ढाल है।
मैं इसे इतनी आसानी से हाथ से नहीं जाने दूंगा। रात के ठीक 10 बजे मेरी ड्यूटी वीआईपी रूम 611 में लगा दी गई। कमरा ज्यादा बड़ा नहीं था, अंदर सिर्फ 4 मेहमान थे, लेकिन उनमें से एक बंदे ने तुरंत मेरा ध्यान खींच लिया। वो 40 के आसपास का छोटे बालों वाला आदमी था। उसने फॉर्मल कपड़े पहने थे और हाथ में कुछ पेपर्स लेकर अपने बगल वाले से सीरियस डिस्कशन कर रहा था। जैसे ही मैं फ्रूट प्लेट लेकर रूम में घुसा, मुझे एकदम साफ साफ उसके दिल की आवाज़ सुनाई दी। अगर इस प्रोजेक्ट के लिए कोई इन्वेस्टर नहीं मिला तो अगले महीने कंपनी सैलरी भी नहीं दे पाएगी। लेकिन इस खराब मार्केट में हमारी जैसी लॉस में चल रही ई कॉमर्स कंपनी में साला पैसा लगाएगा कौन? फ्रूट प्लेट पकड़े हुए मेरे हाथ हवा में ही रुक गए। एक लॉस मेकिंग ई कॉमर्स कंपनी जो जिंदा रहने के लिए पागलों की तरह पैसा खोज रही है। मैं चुपचाप पीछे खिसक कर एक कोने में खड़ा हो गया, लेकिन मेरे कान राडार की तरह सेट थे। उस आदमी के ख्यालात अभी भी मुझे सुनाई दे रहे थे। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं वो बड़ी कंपनी छोड़कर अपना स्टार्टअप कभी नहीं करता। 3 साल में 2 करोड़ फूंक दिए और साला कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अब अकाउंट में सिर्फ 10 लाख बचे हैं। अगले महीने की 20 तारीख को सैलरी कैसे दूंगा? मैंने इन सारी जरूरी बातों को अपने दिमाग में अच्छे से लॉक कर लिया, लेकिन मैंने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। मुझे अभी तक इस आदमी की असली पहचान नहीं पता थी। न ही ये पता था कि इसका प्रोजेक्ट क्या है और क्या ये मेरे पैसे लगाने के लायक भी है या नहीं। पार्टी खत्म होने के बाद जब मैं किचन में ग्लास धो रहा था, तब मुझे अपने कोवर्कर्स की बातों से एक बड़ा सुराग मिला। रूम 611 वाला वो आदमी शायद किसी ई कॉमर्स कंपनी का फाउंडर है। उसका नाम जांग यू है। वो काफी फेमस है। मैंने अपने दिमाग में इस नाम को अच्छे से बैठा लिया। घर पहुंचते ही मैंने तुरंत अपना लैपटॉप खोला और 3 कीवर्ड्स सर्च किए: जांग यू, ई कॉमर्स और फाउंडर। सर्च रिजल्ट्स देखते ही मेरे होश उड़ गए। जांग यू एक बड़ी टेक कंपनी का P9 लेवल का लेजेंड था। 3 साल पहले उसने जॉब छोड़कर लिक्शुआन नाम का एक सोशल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म शुरू किया था। वो बी राउंड की फंडिंग तक भी पहुंचा और उसके पीछे 2 बहुत बड़ी वेंचर कैपिटल कंपनियों का हाथ था। अपने पीक टाइम पर उसकी कंपनी की वैल्यूएशन पूरे 500 मिलियन थी, लेकिन पिछले 1 साल से ये कंपनी मार्केट से एकदम गायब हो गई थी। कोई खबर नहीं। मैंने फिर लिक्शुआन की फंडिंग के बारे में सर्च किया। पता चला कि उनकी आखिरी फंडिंग 1 साल पहले हुई थी। उसके बाद से सन्नाटा है। कंपनी के अकाउंट में 10 लाख से भी कम बचे हैं और अगले महीने की सैलरी देना भी मुश्किल है। ये सारे सबूत चीख चीख कर कह रहे थे कि कंपनी अब बर्बादी की कगार पर खड़ी है। लेकिन मेरी छठी इंद्री मुझे बता रही थी कि ये कोई खतरा नहीं, बल्कि जिंदगी बदल देने वाला एक जैकपॉट मौका है। मैंने बिना 1 सेकंड बर्बाद किए अपना फोन उठाया और हे सियाओ को एक मैसेज ठोक दिया। एक प्रोजेक्ट है जिस पर ध्यान देना चाहिए। सोशल ई कॉमर्स कंपनी लिक्शुआन, फाउंडर जांग यू है। कंपनी का पैसा खत्म होने वाला है। अगर हम अभी एंट्री मारें तो इसकी वैल्यूएशन को एकदम नीचे तक गिरा सकते हैं। हे सियाओ का रिप्लाई गोली की स्पीड से आया। तुम्हें यह कैसे पता चला? आज रात वीआईपी रूम में सुना था। खुद फाउंडर रो रहा था इस बारे में। मुझे इसकी सही वैल्यूएशन नहीं पता, लेकिन बार्गेनिंग का पूरा चांस है। ठीक है, मैं अभी इसकी पूरी कुंडली निकालती हूँ। 3 दिन बाद हे सियाओ ने मुझे एक जापानीज रेस्टोरेंट में मिलने बुलाया। वो 10 मिनट पहले ही पहुंच चुकी थी और उसके सामने पेपर्स का एक मोटा बंडल रखा था। लिशुआन, मैंने इसके बारे में सब पता कर लिया है। उसने वो पेपर्स मेरी तरफ खिसका दिए। इस कंपनी की पीक वैल्यूएशन 500 मिलियन थी और महीने का सेल 30 मिलियन था। लेकिन पिछले 1 साल में इनकी परफॉर्मेंस औंधे मुंह गिरी है। अब महीने का सेल सिर्फ 5 मिलियन रह गया है। भारी नुकसान में चल रही है। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या इसमें पैसा लगाना सही रहेगा? मैंने पूछा। सियाओ ने एक पेज पलटा और एक डेटा पर उंगली रखते हुए बोली, इनके यूजर्स कंपनी को छोड़कर नहीं जा रहे, जो कि अच्छी बात है। असली दिक्कत यह है कि नए कस्टमर्स लाने का खर्चा बहुत ज्यादा हो गया है। अगर हम इनके ट्रैफिक की प्रॉब्लम सॉल्व कर दें तो ये कंपनी फिर से जिंदा हो सकती है। उसने फाइल बंद की और अपनी तेज आंखों से मेरी तरफ देखते हुए कहा, मैं जांग यू से मिलने जा रही हूं। अगर उसने 50 मिलियन से कम की वैल्यूएशन पर डील पक्की कर ली तो मैं इन्वेस्ट कर दूंगी। मैंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सिर हिलाया। जब तुम इन्वेस्ट करो तो मुझे भी साथ रख लेना। तुम भी दाम लगाना चाहते हो? सियाओ ने हैरानी से अपनी भौहें उठाईं। कितना फंड है तुम्हारे पास? मेरे पास सिर्फ 3 लाख हैं। वीसी की दुनिया में 3 लाख कोई बड़ी रकम नहीं है, लेकिन अगर तुम सच में पैसा लगाना चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए एक एसपीवी बना दूंगी ताकि तुम्हारा हिस्सा भी सिक्योर रहे। ठीक है, मैंने हामी भर दी। मुझे उस वक्त अंदाजा भी नहीं था कि ये इन्वेस्टमेंट मेरी जिंदगी का सबसे खतरनाक जुआ होने वाला था। सिर्फ 10 दिन के अंदर सियाओ ने डील लॉक कर दी। लिशुआ की प्री इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन 45 मिलियन तय हुई। सियाओ ने 5 मिलियन देकर 10% शेयर्स हथिया लिए और मैंने भी उसके एसपीवी के जरिए अपने 3 लाख इन्वेस्ट कर दिए, जिससे मुझे 0.67% हिस्सेदारी मिल गई।
जब मेरे अकाउंट से पैसे कटे और मैंने अपना बैलेंस कम होते हुए देखा तो मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वो 3 लाख मेरी जिंदगी भर की कमाई थी। अगर लीशुआ डूब गई तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा, लेकिन अगर लीशुआ फिर से खड़ी हो गई तो उस भौकाल के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता था। मैं हमेशा की तरह जियो सिटी में काम पर जाता रहा, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करता रहा और सियाओ के अकाउंट से शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करता रहा, लेकिन लीशुआ की तरफ से कोई भी अच्छी खबर नहीं आ रही थी। 10 दिन बाद जांग यू का एक ईमेल आया जिसमें सिर्फ इतना लिखा था कि कंपनी अपनी स्ट्रैटेजी बदल रही है और अगले क्वार्टर तक रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। आधा महीना बीत गया, लेकिन परफॉर्मेंस में रत्ती भर भी सुधार नहीं हुआ। महीने का सेल गिरकर अब 4 मिलियन पर आ गया था। मुझे अपने किए पर भयानक पछतावा होने लगा। क्या मैंने सच में कुछ ज्यादा ही जल्दी कर दी थी? ये वीसी इन्वेस्टमेंट जैसे लॉन्ग टर्म और हाई रिस्क वाले गेम मेरे जैसे छोटे खिलाड़ी के बस की बात नहीं थे। मेरी रातों की नींद उड़ चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि मेरे 3 लाख सच में पानी में डूबने वाले हैं। देखते ही देखते दूसरा महीना शुरू हो गया। बुधवार की एक रात थी। मैं जियो सिटी के उसी वीआईपी रूम 611 में ड्रिंक सर्व कर रहा था। हाँ, वही कमरा जहां मैंने पहली बार जांग यू के दिल की बात सुनी थी। मैं झुककर टेबल साफ कर ही रहा था कि अचानक मेरे दिमाग में एक तेज आवाज गूंज उठी। लीशुआ, क्या वो जांग यू की कंपनी नहीं है? मैंने सुना है कि कोई बड़ी टेक कंपनी उसे खरीदने वाली है। वाइन का ग्लास पकड़े हुए मेरे हाथ अचानक कांप गए। मैंने झटके से अपना सिर उठाया और उस औरत को घूरने लगा जिसके दिमाग से ये आवाज आई थी। वो 30 के आसपास की काले चश्मे वाली एक औरत थी। उसके पूरे एटीट्यूड से लग रहा था कि वो किसी बहुत बड़ी इंटरनेट कंपनी में काम करती है। उस औरत के ख्यालात अभी भी मेरे दिमाग में आ रहे थे। मैंने पिछले हफ्ते की इंटरनल मीटिंग में सुना था तियानयू युएडोंग का ई कॉमर्स डिपार्टमेंट पहले ही जांगयू से बात कर रहा है। वो कंपनी को एक्वायर करने के लिए 300 मिलियन दे रहे हैं, पूरे 300 मिलियन। ये सुनते ही मेरे दिमाग में जैसे ब्लास्ट हो गया। मेरा पूरा सिर सुन पड़ गया था। तो क्या मेरी वो 3 लाख की इन्वेस्टमेंट अब 20 लाख बन जाएगी? लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई थी। सब कुछ हवा में था। हो सकता है ये सिर्फ एक अफवाह हो और साला एक्विजिशन का प्लान ही कैंसिल हो जाए। मुझे तुरंत किसी भी तरह इस खबर की सच्चाई का पता लगाना था। मैंने बिना 1 सेकंड कमाए ही सियाओ को ढूंढा। तियानयू युएडोंग कंपनी ली शुआन को खरीदने वाली है। तुम्हें ये कहां से सुनने को मिला? ही सियाओ का रिएक्शन एकदम शांत था, जो मेरी उम्मीद से बिल्कुल अलग था। वीआईपी रूम में एक गेस्ट से सुना। वो तियानयू युएडोंग की एम्प्लॉय है। ही सियाओ की तरफ काफी देर तक खामोशी छाई रही। तियानयू युएडोंग सच में ई कॉमर्स मार्केट में अपना गेम सेट कर रहा है। एक तैयार प्लेटफॉर्म को खरीद लेना, लॉजिक के हिसाब से ये बात एकदम सही बैठती है। क्या तुम इसे कंफर्म कर सकती हो? मैंने पूछा। मैं किसी से पता करवा सकती हूँ, लेकिन अगर ये खबर सच भी निकली तो भी तुम अब और पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तुमने इन्वेस्टमेंट बाद में की है। इसमें एंटी डाइल्यूशन क्लॉज होता है। एक्विजिशन का पैसा रेशियो के हिसाब से बटेगा। मुझे पता है। मेरी आवाज एकदम पक्की थी। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि मेरे पैसे सेफली मेरी जेब में आएंगे या नहीं। ही सियाओ ने सब समझते हुए सिर हिला दिया। 3 दिन बाद उसका फोन आया। खबर एकदम पक्की है। तियानयू युएडोंग ने पहले ही लेटर ऑफ इंटेंट भेज दिया है। वैल्यूएशन 280 मिलियन तय हुई है। अगले हफ्ते ही ऑफिशियल एग्रीमेंट साइन हो जाएगा। मैंने अपना फोन कसकर पकड़ लिया। मेरी उंगलियों के पोर तक कांप रहे थे। तुम्हारे 3 लाख, इस वैल्यूएशन के हिसाब से तुम्हें लगभग 18 लाख से ज्यादा मिलेंगे। ही सियाओ की आवाज में हंसी साफ झलक रही थी। कांग्रेचुलेशंस, तुमने ये जुआ जीत लिया है। फोन काटने के बाद मैं धीरे से अपने किराए के कमरे के कोने में बैठ गया। मैंने अपना चेहरा घुटनों के बीच छुपा लिया। मैं रोया नहीं, लेकिन मेरे दिमाग में पुरानी यादों के अनगिनत फ्लैशबैक चलने लगे। अनाथालय की वो रातें जब पेट भर खाना नहीं मिलता था। कॉलेज के पहले दिन अकेले अपना लगेज खींचते हुए जाना। जियो सिटी में मेरे पहले दिन गेस्ट से मिली वो भयंकर गालियां। एसटी हुआचैंग के शेयर्स क्रैश होने वाली वो डरावनी रात। और न जाने कितनी ऐसी रातें जब मैं सुबह सुबह मैगी खाते हुए अपने बैंक बैलेंस को घूरता रहता था। मैंने धीरे से अपना सिर उठाया और छत की दरारों को देखने लगा। बस बहुत हो गया, मैंने धीरे से खुद से कहा। ये बहुत हो गया का मतलब ये नहीं था कि मैं और पैसा नहीं कमाना चाहता था। इसका मतलब था कि अब मुझे हर पल डर डर कर जीने की कोई जरूरत नहीं थी। जिस दिन तियानयू युएडोंग द्वारा ली शुआन को खरीदने की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई, उस दिन मेरे अकाउंट में पूरे 18,60,000 क्रेडिट हुए। साथ ही मेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से कमाए हुए 40,000 और इमरजेंसी फंड के 85,000। पहली बार मेरी टोटल नेटवर्थ 23 लाख के पार पहुंच गई थी। मैंने कोई पार्टी या सेलिब्रेशन नहीं किया, यहाँ तक कि किसी से एक शब्द भी नहीं कहा। मैंने बस बहुत ही शांति से अपने पैसों को 3 हिस्सों में बांट दिया। 10 लाख मैंने एक सेफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डाल दिए ताकि वो फिक्स्ड रहें। 8 लाख मैंने अपने ट्रेडिंग अकाउंट में छोड़ दिए ताकि पैसे से पैसा बन सके, और बाकी बचे हुए 5 लाख मैंने निकाल लिए
ताकि मैं अपनी जगह बदल सकूं। उस 10 स्क्वायर मीटर के छोटे से पिंजरे जैसे कमरे से निकलकर मैं एक छोटे से अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया, जिसमें एक लिविंग रूम भी था। अब मेरे पास अपना खुद का बाथरूम और किचन था। खिड़कियां साउथ की तरफ थीं और अब फाइनली सूरज की रोशनी मेरे पूरे कमरे में आती थी। शिफ्ट होने वाले दिन मैं अपनी बालकनी में खड़ा होकर नीचे सड़क पर चलती गाड़ियों को बहुत देर तक घूरता रहा, लेकिन मैंने अपनी नौकरी नहीं छोड़ी। जियांग चाओ ने बहुत ही कंफ्यूजन के साथ मुझसे पूछा, भाई तेरे पास अब पैसों की कोई कमी नहीं है, फिर तू अभी भी उस जगह पर काम करने क्यों जाता है? मैंने बस एक हल्की सी स्माइल दी। आदत हो गई है। लेकिन असलियत में ये कोई आदत नहीं थी। मैं उस जगह को छोड़ ही नहीं सकता था। जियो सिटी मेरा सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन सेंटर था। उसे छोड़ने का मतलब था उस वीआईपी सर्कल से पूरी तरह कट जाना। भले ही हे सियाओ मेरी मदद कर सकती थी, लेकिन मैं अपनी इन्फॉर्मेशन की चाबी किसी और के हाथ में नहीं सौंपना चाहता था। उसे पार्टनरशिप नहीं, गुलामी कहते हैं। मुझे हर हाल में इंडिपेंडेंट रहना था। इसलिए हर रात मैं अभी भी अपने पॉलिश किए हुए चमचमाते जूते और अपनी वो फिटिंग वाली यूनिफॉर्म पहनकर उस चकाचौंध से भरे टीवी के वीआईपी रूम्स में काम करने जाता था। लेकिन अब मेरा माइंडसेट पूरी तरह से बदल चुका था। पहले मैं वहां सिर्फ जिंदा रहने के लिए जाता था, इसलिए मैं कोई भी बेइज्जती चुपचाप सह लेता था। लेकिन अब मैं वहां शिकार करने जाता था। इसलिए अब मैंने अपनी एक लिमिट, अपनी एक बाउंड्री तय कर ली थी, और बहुत जल्द ही किसी ने मेरी उस बाउंड्री पर बहुत ही गंदे तरीके से पैर रख दिया। ये शुक्रवार की रात की बात है। मैनेजर ने मेरी ड्यूटी रूम 709 में लगा दी। इस रूम में अक्सर थोक व्यापार करने वाली औरतों का एक ग्रुप आता था। पैसे उड़ाने में वो बहुत आगे थीं, लेकिन उनकी नीयत, उसके बारे में तो क्या ही कहूं। मैं पहले भी उन्हें 2 बार सर्व कर चुका था। हर बार मैं अपना काम फटाफट खत्म करके वहां से खिसक लेता था। 1 मिनट भी फालतू नहीं रुकता था। आज भी रूम में कुछ औरतें बैठी थीं। विदेशी शराब के 2 राउंड अंदर जाने के बाद उन सब के सिर पर नशा भारी हो गया था। मैं नई शराब लेकर जैसे ही दरवाजे से अंदर घुसा, मैंने देखा कि एक मोटी औरत एक लड़के को गले लगाकर बेसुरी आवाज में भूत की तरह गाना गा रही थी। मैंने अपनी नजरें नीचे झुका ली, टेबल पर शराब रखी और तुरंत वहां से निकलने के लिए मुड़ा। अरे ओ वेटर, इधर आ, शराब डाल। ये आवाज कोने में बैठी एक 40 के आसपास की औरत की थी। उसके बाल छोटे कटे हुए थे और गले में एक मोटी सोने की चेन थी। मैंने इस औरत को पहले कभी नहीं देखा था। शायद वो पहली बार आई थी। मुझे मजबूरी में उसके पास जाना पड़ा। मैंने शराब की बोतल उठाई और झुककर उसके ग्लास में शराब डालने लगा। मेरे हाथ एकदम स्थिर थे। सुनहरे रंग की शराब ग्लास की दीवारों से होते हुए नीचे जा रही थी। एक बूंद भी बाहर नहीं गिरी। हाथों में जादू है लड़के। उस सोने की चेन वाली औरत की नजरें मेरे हाथों से खिसककर धीरे धीरे मेरे चेहरे पर आ गईं। मुझे उसकी वो नजरें साफ महसूस हो रही थीं, बिल्कुल किसी सांप की गीली और चिपचिपी जीभ की तरह, जो मेरे चेहरे से होते हुए नीचे की तरफ रेंग रही हो। मैंने अपना सिर नहीं उठाया और बिना कोई एक्सप्रेशन दिए चुपचाप शराब डालता रहा। कितने साल के हो? उस औरत ने अचानक पूछा। 23। मैंने ऐसे ही कोई भी उम्र बोल दी। 23? क्या उम्र है? सोने की चेन वाली औरत ने एक अजीब सी हंसी हंसी। और ये बॉडी? उसने अपनी बात पूरी नहीं की, लेकिन उसके दिल की आवाज ने सब कुछ खोल कर रख दिया था। ये पतली कमर, ये चेस्ट मसल्स, इसकी यूनिफॉर्म भी इसे नहीं छुपा पा रही है। आज रात तो इसे हर हाल में बेड पर ले जाना है। बोतल पकड़े हुए मेरी उंगलियां अचानक से टाइट हो गईं। मैंने शराब की बोतल नीचे रखी और सीधा खड़ा हो गया। मेरी आवाज में एकदम बर्फ जैसी ठंडक थी। मैडम, आपकी शराब डाल दी है। ये बोलकर मैं तुरंत मुड़ा और वहां से जाने लगा। अरे रुक जा, जाहो सिस्टर, ये मिस्टर लिन मेरे आदमी हैं। उसकी टोन एकदम शांत थी, जैसे वो कोई बहुत नॉर्मल सी बात बता रही हो। लेकिन उसके इतना बोलते ही उस पूरे वीआईपी रूम की हवा जैसे एक झटके में जम गई। एकदम सन्नाटा छा गया। जो का मुंह खुला का खुला रह गया। उसके गले से एक भी शब्द नहीं निकल पा रहा था। मिस ही, मुझे नहीं पता था, मुझे सच में नहीं पता था कि ये आपके आदमी हैं। तुम तो बस क्या? सियाओ ने अपना सिर हल्का सा टेढ़ा किया। तुम तो बस शराब के नशे में अपनी घटिया हरकतों पर कंट्रोल नहीं कर पाई, राइट? जाओ का चेहरा शर्म और डर के मारे एकदम लाल हो गया। नहीं 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 मिस ही, मैं तो बस एक मजाक कर रही थी। मजाक? मिसेस जो, तुम 40 के पार हो चुकी हो। इस बिजनेस की दुनिया में इतने सालों से धक्के खा रही हो और तुम्हें अभी तक इतना भी समझ नहीं आया कि कौन सा मजाक किया जा सकता है और कौन सा नहीं। वो एक कदम आगे बढ़ी और अब वो झो से सिर्फ एक हाथ की दूरी पर खड़ी थी। मिस्टर लिन मेरे खास दोस्त हैं। तुम्हारा वो घटिया हाथ अगर 1 सेकंड के लिए भी और उन पर टिका रहता
तो मैं यहाँ खड़ी होकर तुमसे इतने प्यार से बात नहीं कर रही होती। उसकी आवाज अभी भी शांत थी, लेकिन उसका एक एक शब्द किसी धारदार चाकू की तरह चुभ रहा था। जाओ के माथे पर डर के मारे ठंडे पसीने की बूंदें छलक आईं। मिस ही, मुझे माफ कर दीजिए, सच में मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई। मिस्टर लिन, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो तुरंत मेरी तरफ मुड़ी और कुत्तों की तरह झुक कर माफी मांगने लगी। मैं बस एकदम ठंडी नजरों से उसे घूरता रहा। ये वही औरत थी जो कुछ मिनटों पहले खुद को सबसे ऊपर समझ रही थी, जो मुझे अपनी गंदी नजरों से घूर रही थी, और अब ये साला अपनी पूंछ दबाए हुए किसी डरपोक कुत्ते की तरह मेरे सामने गिड़गिड़ा रही थी। मुझे अचानक बहुत हंसी आने लगी। मुझे ही सियाओ पर हंसी नहीं आ रही थी, बल्कि मुझे इस पूरी मतलबी दुनिया और इस नाम पैसे के खेल पर हंसी आ रही थी। साला क्या गेम है? इस वीआईपी सर्कल में सिर्फ पावर और पैसा ही सब कुछ है। अगर तुम्हारे पास पैसा और पावर है तो तुम सबसे बड़े बॉस हो, और अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तो तुम सबके सामने सिर्फ एक कीड़े हो। कुछ देर पहले तक ये झो मुझे गलत तरीके से छूने की हिम्मत कर रही थी। क्यों? क्योंकि उसे लग रहा था कि मैं तो बस एक मामूली सा वेटर हूँ, एक गरीब और लाचार इंसान जिसे वो जैसे चाहे यूज कर सकती है। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि मेरे पीछे ही सियाओ जैसी खतरनाक पावर खड़ी है जिससे वो पंगा नहीं ले सकती, तो उसका सारा गुरूर और एटीट्यूड एक झटके में बदल गया। मैंने बिना एक शब्द कहे पीछे मुड़कर देखा और सीधे उस वीआईपी रूम से बाहर निकल गया। ही सियाओ भी मेरे ठीक पीछे पीछे बाहर आ गई। इस वक्त बाहर गैलरी में एकदम सन्नाटा था, कोई और नहीं था। तुम ठीक तो हो? ही सियाओ ने चिंता जताते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ, मैंने अपनी कलाई सहलाते हुए जवाब दिया। मेरी कलाई पर अभी भी उस औरत के पकड़ने का वो लाल और दर्द भरा निशान छपा हुआ था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज रात मेरी बगल वाले रूम में किसी के साथ मीटिंग थी। मैंने एक वेटर से सुना कि तुम्हारी ड्यूटी 709 में लगी है, तो मैं बस देखने चली आई। ही सियाओ ने फिर टॉपिक बदला। मैंने धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया और सीधे उसकी आंखों में देखा। गैलरी की उस धुंधली सी लाइट में उसका आधा चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था और आधे पर रोशनी पड़ रही थी। थैंक्स, मैंने बहुत धीमी आवाज में कहा। सियाओ ने बिना किसी परवाह के अपना हाथ हिलाया। क्या तुम अभी भी इस जगह पर काम करना चाहते हो? उसने मुझसे पूछा। मैंने बस हल्के से कहकर सिर हिला दिया। क्या तुमने कभी सोचा है कि ये वेटर वाली पहचान बहुत जल्द तुम्हारे लिए एक बड़ी रुकावट बन जाएगी? मैं कुछ देर के लिए एकदम शांत हो गया। मुझे पता है, मैंने धीमी आवाज में जवाब दिया, लेकिन मैं अभी ये जगह नहीं छोड़ सकता। सियाओ ने मुझे कुछ पल तक घूर कर देखा और फिर अपना सिर हिलाते हुए बोली, ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर दोबारा कभी ऐसी कोई नौबत आई तो सबसे पहले मुझे फोन करोगे, चाहे कितनी भी रात क्यों ना हो। इतना कहते ही उसने अपनी पॉकेट से एक विजिटिंग कार्ड निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। वो कार्ड एकदम सिंपल था, उस पर सिर्फ 3 शब्द और एक फोन नंबर लिखा हुआ था। मैंने वो कार्ड लिया और चुपचाप अपनी यूनिफॉर्म की पॉकेट में डाल लिया। सियाओ मुड़कर बस 2 कदम ही चली थी कि वो अचानक रुकी और पीछे पलटी। अरे हाँ, ली शुआन वाला वो पैसा अकाउंट में आ गया क्या? अब इतने पैसों का क्या करने पर वाले हो? अभी तक कुछ सोचा नहीं है, मैंने जवाब दिया। सियाओ के होठों पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। नेक्स्ट टाइम जब भी पैसा छापने का कोई नया मौका मिलेगा, मैं तुम्हें बता दूंगी। इतना बोलकर वो पलटी और वहां से चली गई। मैं उस ठंडी दीवार के सहारे टिक कर खड़ा था। मैंने अपॉन पॉकेट से वो कार्ड दोबारा निकाला और उसे 2-3 बार ध्यान से देखा। फिर मैंने उसे वापस पॉकेट में रखा, खुद को सीधा किया और मुड़कर सीधे किचन के अंदर चला गया। किचन की उन तेज और चुभने वाली लाइट्स के बीच हवा में डिशवॉशर और फिनाइल की वो तेज और अजीब सी महक घुली हुई थी। मैं चुपचाप सिंक के पास गया। मैंने नल खोला और अपने दोनों हाथ धोने लगा। वो ठंडा पानी मेरे हाथों से होकर बह रहा था, लेकिन मेरी कलाई पर बना वो लाल निशान अभी भी किसी आग की तरह जल रहा था। मैंने अपना सिर उठाया और शीशे में अपने आप को देखा। मेरे शरीर पर वही ब्लैक एंड व्हाइट यूनिफॉर्म थी, मेरे बाल एकदम परफेक्ट सेट थे और मेरे चेहरे पर वही वेटर वाली एक फेक स्माइल थी। लेकिन मेरी उन आंखों में अब कुछ ऐसा था जो पूरी तरह से बदल चुका था। पहले मेरी उन आंखों में हमेशा एक डर रहता था, हर कदम फूंक फूंक कर रखने की घबराहट और अंधेरे में छुपकर गेम खेलने की चालाकी दिखाई देती थी। लेकिन आज मेरी आंखों में एक नई चीज जुड़ चुकी थी, और वो चीज थी एक बेखौफ भौकाल। मैंने नल बंद किया और अपने हाथ पोंछे। मैंने एकदम रिलैक्स होकर अपनी यूनिफॉर्म सेट की। तभी मेरे वॉकी टॉकी पर मैनेजर की आवाज गूंजी। 709 के गेस्ट जा चुके हैं, 709 का वेटर जाकर रूम साफ कर दे। मैंने वॉकी टॉकी का बटन दबाया। 709 कॉपी दैट। मैंने किचन का दरवाजा धक्का देकर खोला और एक बार फिर उस गैलरी में कदम रखा। मेरे चमचमाते लेदर के जूतों ने जब उस मार्बल के फर्श पर कदम रखा तो वहां एक एकदम शार्प, कड़क और खौफनाक आवाज गूंज उठी। पैसे मेरे अकाउंट में आने के बाद दूसरे वीकेंड पर मैंने खुद को 1 दिन की छुट्टी दे दी। जियो सिटी में काम शुरू करने के बाद ये पहली बार था जब मैंने खुद से छुट्टी मांगी थी। फोन पर मैनेजर सीधा गालियां बकने लगा और पूछने लगा कि क्या मुझे नहीं पता कि शुक्रवार को कितनी भीड़ होती है। लेकिन मैंने बिना किसी डर के बस एक लाइन में जवाब दिया, पैसे काट लो। मैनेजर एकदम सन्न रह गया।
उसने अपनी जिंदगी में इतना सीधा और बेखौफ एम्प्लॉय नहीं देखा था। मैंने फोन काटा और अपना चेहरा अपने 400 रुपए के लेटेक्स पिलो में छुपा लिया। पहले मुझे रिफ्लेक्टेड था कि एक तकिए के लिए 400 रुपए फूकना पागलपन है, लेकिन अब मुझे लग रहा था कि एक अच्छी नींद के लिए ये पैसा कुछ भी नहीं है। मैं आराम से सुबह के 10 बजे तक सोता रहा। मैंने पर्दे हटाए और धूप तुरंत मेरे पूरे कमरे में फैल गई। तुम समझ सकते हो, पहले मैं जिस छोटे से पिंजरे जैसे कमरे में रहता था, वहां पूरे साल कभी रोशनी नहीं आती थी। उन 2 सालों में मेरा रंग एकदम सफेद हो गया था। इसलिए नहीं कि मैं कोई स्किन केयर कर रहा था, बल्कि इसलिए क्योंकि मैंने साला सूरज ही नहीं देखा था। लेकिन अब मैं फाइनली धूप में खड़ा होकर नीचे सड़क पर कुत्ते घुमाते और नॉर्मल जिंदगी जीते हुए लोगों को देख सकता था। ये छोटी छोटी चीजें मेरे लिए कभी बहुत बड़ी लग्जरी हुआ करती थीं, क्योंकि पहले मेरे पास रुककर सांस लेने तक का टाइम नहीं था। रुकने का मतलब था कि साला मैं कमरे का किराया नहीं दे पाऊंगा। फिर मैंने एक सफेद टी शर्ट और जीन्स पहनी। शीशे में देखकर मुझे लगा, चलो फाइनली मैं किसी नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट जैसा तो लग रहा हूं, ना कि उस टाइट काली शर्ट में वीआईपी रूम्स में दारू परोसने वाले किसी वेटर की तरह। अपार्टमेंट से निकलकर मैं एक बड़ी सी शॉपिंग कार्ट धकेलते हुए आराम से सुपरमार्केट में घूमने लगा। पहले मेरी हिम्मत सिर्फ सबसे सस्ते सामान वाले शेल्फ तक जाने की होती थी। मैगी या डिस्काउंट वाले स्नैक्स, मेरी कार्ट कभी फुल नहीं हुई थी। लेकिन आज मैंने एक असली बीफ स्टेक उठाया, उसके साथ झींगा और चिकन विंग्स भी रख लिए, और ये सब करते हुए मेरी आंख तक नहीं झपकी। फ्रूट सेक्शन से गुजरते हुए मेरी नजर 98 रुपए किलो वाली इंपोर्टेड चेरी पर पड़ी। पहले तो मैं उस तरफ देखने की हिम्मत भी इन्वॉल्व भी नहीं करता था, लेकिन अगले ही पल मैंने सीधे 2 डिब्बे उठाकर अपनी कार्ट में डाल लिए, और साथ में स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी भी रख ली। यहां तक कि वो चिप्स के पैकेट जो पहले मुझे बहुत महंगे लगते थे, आज मैंने बिना उनका रेट देखे ही कई सारे पैकेट कार्ट में डाल लिए। उस फुल भरी हुई कार्ट को बिलिंग काउंटर तक ले जाते हुए मुझे एक पल के लिए यकीन नहीं हुआ। मेरी पूरी जिंदगी में यह पहली बार था जब मैं सुपरमार्केट में वो सब खरीद रहा था जो मेरा मन कर रहा था। बिल टोटल 327 रुपए बना। मैंने अपने फोन से पेमेंट किया और वो 2 भारी बैग्स उठाकर बाहर आ गया। लेकिन तभी अचानक मेरे दिमाग में एक पुरानी बात फ्लैश हुई। बचपन में अनाथालय में मैंने एक बार सबसे सस्ते वाले झींगा चिप्स का एक पैकेट अपने तकिए के नीचे छुपा कर रखा था। मैं हर दिन उसे बस एक बार चाटता था, और ऐसे चाट कर मैंने उसे पूरे 1 हफ्ते तक चलाया था। ये सोचकर मेरे चेहरे पर एक हंसी आ गई। ये कोई दर्द भरी हंसी नहीं थी, बल्कि मेरे दिल के अंदर से निकली एक सच्ची खुशी थी। घर पहुंचकर मैंने उन सारे खाने पीने की चीजों की फोटो खींची और अपने भाई जांग चाओ को भेज दी। आज मैं खुद खाना बना रहा हूँ। भाई का रिप्लाई गोली की स्पीड से आया, साथ में ढेरों सवालिया निशान थे। तुझे खाना बनाना भी आता है? बकवास बंद कर सीधा आजा, मैंने रिप्लाई किया। सिर्फ 20 मिनट बाद ही डोरबेल बज गई। जांग चाओ ने जैसे ही अंदर कदम रखा, उसका मुंह इतना खुल गया कि उसमें पूरा का पूरा अंडा घुस जाए। भाई, तूने घर बदल लिया? साला इसका किराया तो 3500 है। भाई की आवाज एकदम तेज हो गई थी। तू तो कहता था कि तू एकदम कंगाल है, क्या तेरी कोई लॉटरी लग गई है? मैंने बस हल्की सी स्माइल दी और आराम से कहा, कुछ ऐसा ही समझ ले। लेकिन वो कमीना कहाँ मानने वाला था। वो मेरे पीछे पीछे किचन तक आ गया और मुझसे पूरी बात उगलवाने पर अड़ गया। तब जाकर मैंने उसे बताया कि एक दोस्त के साथ मिलकर मैंने एक प्रोजेक्ट में पैसा लगाया था और थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा लिया है। थोड़ा बहुत मतलब कितना? कुछ लाख के आसपास। जैसे ही मैंने ये बोला, जांग चाओ की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो जोर से चिल्लाया, कुछ लाख? मैं एकदम चिल था। मैंने उसे सब्जियां धोने में मदद करने के लिए बुला लिया। इसके बाद मैंने अपना एप्रन बांधा और एकदम परफेक्शन के साथ खाना पकाने लगा। अनाथालय में पले बड़े बच्चों के लिए खाना बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो बेसिक काम है। बस फर्क इतना था कि पहले मैं सिर्फ अपना पेट भरने के लिए खाना बनाता था, और आज मैं अपनी जिंदगी इंजॉय करने के लिए बना रहा था। 40 मिनट बाद फ्राइड स्टेक, टमाटर सॉस के साथ झींगा और टमाटर अंडे की भुर्जी, पूरा डाइनिंग टेबल लाजवाब खाने से भर गया था। जियांग चाओ उस टेबल को देखकर लगभग रोने ही वाला था। वो शिकायत करने लगा कि साला कॉलेज की कैंटीन में मिलने वाली टमाटर अंडे की सब्जी तो इसके सामने कचरा है। लेकिन जब वो बीफ स्टेक चबाते हुए मुंह में खाना भरकर मुझसे पूछ रहा था कि क्या मैं अब भी उसके टीवी में काम करने जाऊंगा या नहीं, तो मेरे जवाब ने उसके होश उड़ा दिए। हाँ, जाऊंगा। लेकिन क्यों? तेरे पास अब लाखों रुपए हैं, फिर तू उस घटिया जगह पर क्यों जाएगा? जियांग चाओ एकदम बौखला गया। पिछली बार भी एक गेस्ट ने तुझे गंदी तरह से छुआ था। मैंने अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रखी और मेरी आंखें एकदम सीरियस हो गईं। जियांग चाओ, मेरी अपनी प्लानिंग है। वो जगह सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं है। मैंने थोड़ा रुककर उसे एक ऐसी बात बोली जो उसके पल्ले पड़ सके। वहां मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है जो मेरे लिए बहुत काम की है। खाना खत्म करने के बाद मैं सोफे पर लेट गया
और अपना फोन खोलकर जियो सिटी का एम्प्लॉय ग्रुप चेक करने लगा। मुझे अपने नए शिकार की तलाश थी। तभी अचानक स्क्रीन पर एक मैसेज पॉपअप हुआ। ये मैनेजर का मैसेज था। अगले हफ्ते कुछ बहुत ही खास गेस्ट्स ने पूरा क्लब बुक किया है। सभी को ड्यूटी पर आना पड़ेगा, किसी को छुट्टी नहीं मिलेगी। लेकिन सबसे खौफनाक तो उसके बाद वाली लाइन थी। गेस्ट की लिस्ट सीक्रेट है, लेकिन मैं बस इतना बता दूं, ये वो लोग हैं जिन्हें तुम सबने न्यूज में देखा होगा। मेरी उंगलियां अचानक स्क्रीन पर ही रुक गईं। वो लोग जिन्हें न्यूज में देखा होगा। इसका मतलब था कि मेरा अगला शिकार, मेरा अगला बड़ा मौका आ गया है। मैंने अपना फोन बंद किया, आंखें बंद की और मेरे होठों पर एक हल्की सी खौफनाक स्माइल आ गई। सूरज की गुनगुनी धूप मेरे चेहरे पर पड़ रही थी और मुझे बहुत रिलैक्स फील हो रहा था। भाई को लगा कि मैं सो गया हूं, इसलिए उसने चुपचाप मेरे ऊपर एक कंबल डाल दिया। मैंने अपनी आंखें नहीं खोली, लेकिन मेरा दिमाग एकदम क्लियर था। शायद यही वो जिंदगी थी जो मैं हमेशा से चाहता था। मुझे अंधाधुंध पैसा या ऐशो आराम नहीं चाहिए था, बस ऐसी जिंदगी जिसमें मुझे हर पैसे का हिसाब न लगाना पड़े, चाहे वो बस एक दिन के लिए ही क्यों ना हो। तभी मेरे फोन की वाइब्रेशन ने उस शांति को तोड़ दिया। ये ही सियाओ का मैसेज था। अगले हफ्ते जियो सिटी के उस बड़े इवेंट की गेस्ट लिस्ट में मेरा नाम भी है। और उसके तुरंत बाद उसने एक और मैसेज भेजा, उस दिन इधर उधर मत भागना, मेरे साथ ही रिलेशनल। मैं स्क्रीन को घूरता रह गया और अचानक मुझे एक बात समझ में आई। ही सियाओ मुझको से जो प्रोटेक्ट कर रही थी, वो शायद सिर्फ हमारी डील की वजह से नहीं था। लेकिन मैंने इस बात पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। मैं बस पलटा और खुद को कंबल में लपेट लिया। देखते ही देखते सोमवार की शाम 6:30 बज गए। जियो सिटी के पूरे तीसरे फ्लोर को खाली करवा दिया गया था। 4 सबसे टॉप क्लास वीआईपी रूम्स में से सिर्फ 2 ही खोले गए थे। सारे बाउंसर्स और स्टाफ एकदम फुल तैयारी में खड़े थे। साला आज का भौकाल रेगुलर वीआईपी इवेंट से कहीं ज्यादा बड़ा था। मैनेजर की आवाज में आज जो खौफ था, वो पहले कभी नहीं देखा गया था। आज जो लोग आ रहे हैं, उनमें से किसी से भी पंगा लेने की हमारी औकात नहीं है। अगर किसी ने भी एक छोटी सी भी गलती की तो ये पूरा के टीवी उनके साथ दफन हो जाएगा। सारे स्टाफ ने डर के मारे सिर हिला दिया, लेकिन मैं पीछे की लाइन में खड़ा शांति से अपनी शर्ट के कफ सेट कर रहा था। मेरी धड़कनें डरी हुई नहीं थीं, बल्कि एक्साइटमेंट के मारे तेज हो रही थीं, क्योंकि जिस बड़ी मछली का मुझे इंतजार था, वो फाइनली आज जाल में आने वाली थी। इस बार मैंने अपना गेम बदलने का फैसला किया। अब मैं पूरे के टीवी में इधर उधर भटकने वाला नहीं था, बल्कि मैंने सिर्फ एक वीआईपी रूम पर अपना पूरा फोकस लगाने की सोची। क्योंकि ही सियाओ ने मुझे पहले ही अंदर की खबर दे दी थी कि आज रात उसके पिता भी यहां आने वाले हैं। ही युआनजो, ही कैपिटल के फाउंडर, जिनके हाथों में 200 बिलियन से भी ज्यादा का एसेट है। ऐसे इंसान के दिमाग में जो इन्फॉर्मेशन होगी, वो सच में बहुत खौफनाक और कीमती होगी। रात के ठीक 8 बजे टॉप क्लास वीआईपी रूम 801 का क्रिस्टल झूमर जगमगा उठा। सबसे पहले ही सियाओ ने अंदर एंट्री मारी। उसकी नजरें मुझ पर बस आधे सेकंड के लिए रुकी और फिर वो एकदम नॉर्मल तरीके से मेन सीट के बगल में जाकर बैठ गईं। उसके तुरंत बाद एक ग्रे कलर का सूट पहने सफेद बालों वाला एक आदमी अंदर आया। वो फॉर्मल कपड़े पहने हुए बाकी लोगों की भीड़ में एकदम अलग लग रहा था। यही थे ही युआनजो। बाप बेटी के बीच कोई खास बातचीत नहीं हुई, लेकिन उनके बीच की वो साइलेंट ट्यूनिंग देखकर मुझे पक्का यकीन हो गया कि आज रात साला कोई बहुत बड़ा गेम होने वाला है। उनके पीछे जो बाकी लोग अंदर आए, मैं सिर्फ उनका चेहरा देखकर उन्हें पहचान नहीं सकता था, लेकिन मेरे पास मेरा वो सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड था। मैं लॉन्गशीन जियांतो का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ और आज मैं यहाँ आईपीओ प्रोजेक्ट के लिए आया हूँ। मैं गाहुई कंपनी से हूँ। ही सर ने बुलाया था तो आने से मना करने की मेरी औकात ही नहीं थी। मैं पेंगचेंग वेंचर्स का पार्टनर हूँ। यहाँ नए फंड के शेयर्स देखने आया हूँ। हर एक का नाम, हर एक की पहचान, ये सब मेरे दिमाग में अपने आप सेट हो रहे थे, जैसे कि करोड़ों की इन्फॉर्मेशन का कोई मैप तैयार हो रहा हो। शराब के 3 राउंड खत्म होने के बाद मैं चुपचाप अपनी ट्रे पकड़े हुए उन लोगों के बीच ड्रिंक सर्व कर रहा था। ही युआनजो बाहर से एकदम शांत दिख रहे थे और लगभग चुप ही थे, लेकिन उनके दिल की आवाज किसी राडार की तरह पागलों जैसी स्पीड में इंफॉर्मेशन फेंक रही थी। इस आईपीओ प्रोजेक्ट के लिए ब्रोकर ने बहुत ज्यादा कीमत लगा दी है। मार्केट इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसके शेयर्स का क्रैश होना पक्का है। मेरे हाथ में पकड़ी शराब की बोतल एक पल के लिए रुक गई। मैंने इस बात को अपने दिमाग में लॉक कर लिया। ये सिर्फ वो खदान नहीं थी जिससे मुझे बचना था, बल्कि ये शॉर्ट सेलिंग करके अंधा पैसा छापने का एक भयंकर मौका था। और तभी मेरे दिमाग में एक और बड़ा धमाका हुआ। उस बुढ़े ल्यू का न्यू एनर्जी प्रोजेक्ट सिर्फ देखने में ही प्रॉफिटेबल लगता है, लेकिन असलियत में उनकी आधी प्रोडक्शन लाइन बंद पड़ी है। वो साला सिर्फ बेवकूफ बना रहा है। मैंने बिना अपने चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन लाए उन सारी खुफिया बातों को अपने दिमाग में सेव कर लिया। और तभी ही युआनजो के ख्यालात अचानक ही सियाओ की तरफ मुड़ गए। सियाओ, आजकल जो सोशल ई कॉमर्स प्रोजेक्ट कर रही है, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग तो है,
लेकिन मैं उसमें कोई पैसा नहीं लगाने वाला। इन जवानों को खुद ही धक्के खाकर सीखने दो। ये सुनते ही मेरे दिल में हलचल मच गई। ही सियाओ ने कभी भी लिक्सुआन के बारे में अपने पिता के ख्यालात नहीं बताए थे। शायद उसे खुद भी नहीं पता था कि उसका बाप क्या सोचता है। लेकिन मेरे पास ज्यादा सोचने का टाइम नहीं था, क्योंकि तभी अचानक से वीआईपी रूम का दरवाजा झटके से खुला।